नमस्कार, मैं हूं सुधीर चौधरी और डीएनए में आपका स्वागत है। आज लॉकडाउन का 34वां दिन है और हम उम्मीद करते हैं कि आप सब सकुशल होंगे और स्वस्थ होंगे। अगर सब कुछ ठीक ठाक रहा तो हो सकता है कि 6 दिनों के बाद लॉकडाउन खुल जाए और आपको आपका सबसे बड़ा अधिकार यानी आजादी एक बार फिर से हासिल हो जाए। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि भविष्य में आपके वोट डालने के अधिकार का क्या होगा? क्या कोरोना वायरस के बाद भारत की राजनीति का वर्तमान स्वरूप ऐसे ही कायम रह पाएगा या ये भी बदल जाएगा? क्या बड़े बड़े नेता लाखों लोगों की भीड़ के सामने फिर से रैलियां कर पाएंगे या फिर सारा चुनाव प्रचार इसके बाद डिजिटल हो जाएगा? और सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या आप पहले की तरह लंबी लंबी लाइनों में लगकर वोट डाल पाएंगे या फिर सोशल डिस्टेंसिंग राजनीति और चुनाव की परंपराओं को भी हमेशा के लिए बदल कर रख देगी? आज हम आंकड़ों और तथ्यों की मदद से भारत की भविष्य की राजनीति का विश्लेषण करेंगे। अगले 1 साल में भारत के 6 राज्यों में चुनाव होंगे जिनमें करीब 25 करोड़ वोटर्स अपना वोट डालेंगे और हो सकता है इस दौरान चुनाव प्रचार की नींव जनसंपर्क की बजाय कम संपर्क के सिद्धांत पर रखी जाए। इसलिए आज डीएनए में आपको भविष्य की राजनीति के दर्शन जरूर करने चाहिए, क्योंकि आपने ये तो सुना होगा कि आपका जीवन बदल जाएगा, लेकिन भारत में राजनीति भी बदल जाएगी। इसके बाद हम उत्तर कोरिया के तानाशाह किम जोंग उन की मौत को लेकर उड़ने वाली सारी अफवाहों का विश्लेषण करेंगे। अंतर्राष्ट्रीय मीडिया की कुछ रिपोर्ट्स का दावा है कि किम जोंग उन की हालत बहुत गंभीर है या फिर वो ब्रेन डेड हो चुके हैं। लेकिन आज हम आपको बताएंगे कि किम जोंग उन जिंदा हैं या मर चुके हैं, और अगर वो जिंदा हैं तो फिर लोगों के सामने वो आ क्यों नहीं रहे। दक्षिण कोरिया और उत्तर कोरिया का विभाजन भारत और पाकिस्तान की तरह आज से करीब 72 वर्ष पहले हुआ था, लेकिन आज दक्षिण कोरिया एक विकसित देश बन चुका है, जबकि उत्तर कोरिया के लोग आज भी गरीबी और भूखमरी से संघर्ष कर रहे हैं। इसलिए आज हम इन दोनों देशों का एक तुलनात्मक विश्लेषण भी आपके लिए करेंगे और आखिर में हम पंजाब पुलिस के बहादुर अफसर हरजीत सिंह को आपके साथ मिलकर सलाम करेंगे। कुछ दिन पहले कर्फ्यू का उल्लंघन करने वाले कुछ लोगों ने तलवार से हरजीत सिंह का हाथ काट दिया था, लेकिन लंबी सर्जरी के बाद डॉक्टरों ने उनका हाथ जोड़ दिया है और अब उनकी उंगलियां भी काम करने लगी हैं। आज हम उम्मीद और हौसलों की ये कहानी आप सबको दिखाना चाहते हैं, लेकिन सबसे पहले आज की तमाम बड़ी खबरें नॉनस्टॉप न्यूज में। देश में कोरोना महामारी और लॉकडाउन से बने हालात पर प्रधानमंत्री मोदी ने मुख्यमंत्रियों के साथ चौथी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की। 9 मुख्यमंत्रियों के साथ करीब 3 घंटे की चर्चा के बाद प्रधानमंत्री ने कहा, रेड, ऑरेंज और ग्रीन जोन खोलने पर राज्य नीति तय करें, राज्य रणनीति तैयार करें कि लॉकडाउन कैसे खोलना है। लॉकडाउन के सकारात्मक परिणाम मिले हैं, लड़ाई जारी रखें। कोरोना से लड़ाई के साथ अर्थव्यवस्था पर भी ध्यान देना है। कोरोना से लड़ाई में भारत दूसरे देशों से बेहतर स्थिति में है। प्रधानमंत्री के साथ बैठक में 4 राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने लॉकडाउन बढ़ाने का सुझाव रखा। इकट्ठे और एकजुट होकर कोरोना को कैसे पराजित करना है, इस पर राय मशवरा किया है और उस राय मशवरे के बाद निर्णय लिया जाएगा। बैठक में गृह मंत्री अमित शाह ने राज्यों में लॉकडाउन के और सख्ती से पालन की जरूरत बताई। लॉकडाउन को लेकर गृह मंत्री ने कहा कि आर्थिक गतिविधियां ज्यादा समय तक नहीं रोकी जा सकती। सरकार ने सावधानी के साथ ही व्यापार और उद्योग को कुछ छूट दी है। देश में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या 28,000 के पार पहुंच गई है। अब देश में कोरोना संक्रमितों की संख्या 28,380 है। देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना से सबसे ज्यादा 60 लोगों की मौत हुई है। देश भर में कोरोना संक्रमण से अब तक कुल 886 लोगों की मौत हुई है। वहीं इलाज के बाद कोरोना संक्रमण से 6,362 लोग ठीक हुए हैं। देश में 22.17% मरीज ठीक हुए हैं, यानी रिकवरी रेट बढ़ा है। हालांकि पिछले 24 घंटे में कोरोना के 1463 नए मामले आए हैं। 16 जिलों में पिछले 28 दिनों से कोरोना का कोई मामला सामने नहीं आया। 85 जिलों में पिछले 14 दिनों से कोरोना का कोई केस नहीं है। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक देश में टेस्टिंग किट की कोई कमी नहीं है और लगातार सैंपल लिए जा रहे हैं। पर्याप्त मात्रा में टेस्टिंग किट्स अवेलेबल हैं और साथ ही जिस जैसे केसेस बढ़ते जा रहे हैं, हमने इससे पहले भी कई बार इस बारे में डिस्कशन किया है कि इंडियन रेस्पॉन्स हैज ऑलवेज बीन ग्रेडेड। वहीं गृह मंत्रालय ने कहा है कि लॉकडाउन 2 में आर्थिक गतिविधियों में बढ़ोतरी हुई है। उत्तर प्रदेश के गौतम बुद्ध नगर में 9 दिनों के बाद आज कोरोना संक्रमण के सबसे ज्यादा 14 नए मामले आए। इन संक्रमितों में से 6 स्वास्थ्य कर्मचारी हैं।
अब गौतम बुद्ध नगर में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या 129 हो गई है। वहीं इलाज से 71 लोग ठीक हुए हैं। शहर में अब कोरोना के कुल 40 हॉटस्पॉट हैं। वहीं उत्तर प्रदेश में अब कुल 1955 कोरोना संक्रमित हैं, जबकि पूरे प्रदेश में अब तक 31 लोगों की मौत हुई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राजस्थान के कोटा की तरह प्रयागराज में फंसे छात्रों को उनके घरों तक पहुंचाने का आदेश दिया है। प्रयागराज में बहुत सारे हमारे प्रदेश के अन्य जनपदों के छात्र फंसे हुए हैं। उन्होंने बैठक में निर्देश दिया कि ऐसे छात्रों को जो हमारे प्रदेश में है, यदि हम कोटा के छात्र को ला सकते हैं तो हम उत्तर प्रदेश के अपने छात्र प्रयागराज में हैं, उनको भी अपने जनपदों में भेजेंगे। उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रदेश के सभी स्कूलों को फीस न बढ़ाने के निर्देश दिए हैं। सरकार के निर्देश में स्कूलों से कहा गया है कि वो 2020-21 सत्र में फीस बढ़ोतरी न करे और एडमिशन फीस भी 2019-20 सत्र के मुताबिक ही ले। दिल्ली में कोरोना संक्रमण लगातार बढ़ रहा है। दिल्ली में कोरोना संक्रमितों की संख्या 2918 पहुंच गई है। अब तक कोरोना से 54 लोगों की मौत हुई है, जबकि 877 मरीज ठीक हुए हैं। वहीं पिछले 24 घंटे में कोरोना के 293 नए केस सामने आए हैं। महरौली में आम आदमी पार्टी के विधायक नरेश यादव के 2 सहयोगियों के कोरोना पॉजिटिव पाए जाने के बाद करीब 2500 लोगों को क्वारंटीन किया जाएगा। पॉजिटिव पाए गए दोनों लोगों ने इलाके में जरूरतमंदों को खाना बांटा था। वहीं पटपड़गंज के मैक्स अस्पताल के 33 स्वास्थ्य कर्मी कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। इस बीच हरियाणा सरकार ने अरविंद केजरीवाल से अपील की है कि वो दिल्ली में काम करने वाले हरियाणा के लोगों को वहीं रोकने का इंतजाम करें। उनको पास जारी करके हरियाणा में ना भेजें। इससे हरियाणा में कोरोना संक्रमित केसों की संख्या बढ़ रही है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अलग अलग राज्य सरकारों के राजस्थान के कोटा में फंसे अपने छात्रों के निकालने का मुद्दा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने उठाया। प्रधानमंत्री मोदी के साथ मुख्यमंत्रियों की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में नीतीश ने कहा कि उनकी सरकार लॉकडाउन पर केंद्र की गाइडलाइंस का पालन कर रही है। ऐसे में जब तक निर्देशों में बदलाव नहीं किया जाता, वो अपने राज्य के छात्रों को कोटा जैसे शहरों से वापस नहीं ला सकते। नीतीश ने कहा कि कई राज्य कोटा से अपने छात्रों को वापस ला रहे हैं। इसकी वजह से इस मुद्दे पर विपक्षी दल राजनीति कर रहे हैं। बीजेपी सांसद रामकृपाल यादव ने नीतीश का समर्थन करते हुए कहा कि दूसरे राज्यों से छात्रों को वापस लाने पर संक्रमण का खतरा बढ़ सकता है। देश के विभिन्न राज्यों में भी बच्चे पढ़ रहे हैं, बिहार के, उनको भी लाना पड़ेगा। तो सरकार के सामने एक मुसीबत है, लॉकडाउन टूट जाएगा। मगर हम अनुरोध करेंगे माननीय मुख्यमंत्री जी से, खासतौर पर कोई न कोई इसका उपाय निकालिए। उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की सरकारों ने कोटा में फंसे छात्रों के लिए बसें भेजकर उन्हें घर पहुंचाया था। प्रवर्तन निदेशालय ने आज तबलीगी जमात के फरार मौलाना साद के 4 सहयोगियों से दिल्ली में पूछताछ की। इन सभी से निजामुद्दीन मरकज में हवाला फंडिंग और पैसे के स्रोत के बारे में पूछताछ की गई। जिन 4 लोगों से पूछताछ की गई वो सभी मरकज में ही काम करते हैं। प्रवर्तन निदेशालय ने मौलाना साद समेत कई लोगों पर मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज किया है। मौलाना साद के वकील ने कहा कि मौलाना साद और मरकज को अभी तक 3 नोटिस दिए गए हैं, जिनका जवाब दिया जा चुका है। साद के वकील ने कहा, पुलिस ने पूछताछ के लिए अभी तक नोटिस नहीं भेजा है। जब नोटिस आएगा तब मौलाना साद बयान दर्ज कराने पहुंचेंगे। अखिल भारतीय संत समाज ने पालघर में संतों की हत्या में मिशनरी और नक्सलियों के गठजोड़ का आरोप लगाया है। संत समाज के महामंत्री स्वामी जितेंद्रानंद ने पीटर डेमिलो पर संतों की हत्या के दोषियों को बचाने का आरोप लगाया है। बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा ने भी ट्वीट कर पीटर डेमिलो पर संतों के हत्यारों को बचाने का आरोप लगाया। यह सोनिया गांधी के शासनकाल में राष्ट्रीय सलाहकार परिषद का सदस्य भी रह चुका है। अतः अब यह सुई गहरे षड्यंत्र की तरफ बढ़ती चली जा रही है। इससे पहले कल संत समाज ने प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री अमित शाह को चिट्ठी लिखकर पालघर मामले की जांच सीबीआई से कराने की मांग की थी। चिट्ठी में नक्सलियों और मिशनरी के संबंधों की बात लिखी गई है। संत समाज ने कहा था कि उसे महाराष्ट्र सरकार की जांच पर भरोसा नहीं है। वहीं विश्व हिंदू परिषद ने लोगों से संतों की हत्या के विरोध में कल मौन रखने, एक समय का भोजन न करने और दिया जलाने की अपील की है।
लॉकडाउन और कोरोना संकट को देखते हुए देश की अर्थव्यवस्था में बड़ी गिरावट आ सकती है। इंडिया रेटिंग्स एंड रिसर्च ने 2020-21 के लिए भारत की जीडीपी के अनुमान को 1.9% कर दिया है। जीडीपी के अनुमान में संशोधन आंशिक लॉकडाउन को मई के मध्य तक मानकर किया गया है। भारत की जीडीपी अगर 1.9% हुई तो ये 29 साल का सबसे निचला स्तर होगा। इंडिया रेटिंग्स के मुताबिक अगर लॉकडाउन मध्य मई के बाद भी जारी रहा तो 2.1% की नकारात्मक विकास दर दर्ज की जा सकती है, जो 41 साल का निचला स्तर होगा। दूसरी तरफ लॉकडाउन के बीच रिजर्व बैंक ने म्यूचुअल फंड कंपनियों को बड़ी राहत दी है। आरबीआई ने म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री के लिए 50,000 करोड़ रुपए की स्पेशल लिक्विडिटी स्कीम का ऐलान किया है। एएमएफआई यानी एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड इन इंडिया ने आरबीआई के फैसले का स्वागत किया है। गुजरात का अहमदाबाद कोरोना का बड़ा हॉटस्पॉट बनता जा रहा है। अहमदाबाद में कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़कर 2181 पहुंच गई है। सिर्फ अहमदाबाद में ही अब तक 104 लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं गुजरात में कोरोना संक्रमितों की कुल संख्या 3301 है। राज्य में अब तक कुल 151 लोगों को जान गंवानी पड़ी है, जबकि 313 लोग वायरस संक्रमण से ठीक हुए हैं। देश के कई और राज्यों में कोरोना संक्रमण बढ़ा है। महाराष्ट्र में कोरोना संक्रमितों की संख्या 8068 पहुंच चुकी है। महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा 342 लोगों की मौत हो चुकी है। मध्य प्रदेश में कोरोना के कुल 2168 मरीज हैं। मध्य प्रदेश में अब तक 106 लोगों की मौत हो चुकी है। राजस्थान में कुल 2185 कोरोना संक्रमित हैं। 41 मरीजों की मौत हो चुकी है। तमिलनाडु में कोरोना संक्रमितों की संख्या 1885 पहुंच गई है। आप सब लोग अपने अपने घरों में 34 दिनों से बंद हैं। अब तक आपको ये समझ में आ गया होगा कि कोरोना वायरस का कोई इलाज नहीं है और इससे बचने का सबसे अच्छा तरीका है सोशल डिस्टेंसिंग, यानी एक दूसरे से सामाजिक दूरी बनाकर रखना। पूरी दुनिया में हुए अलग अलग वैज्ञानिक शोध कहते हैं कि ये दूरी हमें आने वाले लंबे समय तक बनाकर रखनी होगी, यानी ये वायरस हमारे सभी सामाजिक पैमानों को हमेशा के लिए बदल कर रख देगा। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है और उसे सामाजिक मेल जोल बढ़ाना बहुत पसंद है। लोग जब एक दूसरे के करीब होते हैं तो वो ज्यादा संगठित महसूस करते हैं और संगठन की यही शक्ति राजनीति का भी आधार है, क्योंकि किसी भी लोकतांत्रिक देश में जनता ही अपने प्रतिनिधियों का चुनाव करती है और इसी जनता तक पहुंचने के लिए राजनीतिक पार्टियां बड़ी बड़ी चुनावी रैलियां करती हैं, भीड़ जुटाती हैं, घर घर जाकर प्रचार करती हैं और इसी प्रक्रिया के तहत पार्टियों का जनाधार मजबूत होता है। लेकिन क्या कोरोना वायरस के बाद राजनीतिक पार्टियां इस जनशक्ति का इस्तेमाल ऐसे ही कर पाएंगी? क्या लाखों लोग एक नेता का भाषण सुनने के लिए दोबारा एक जगह पर रैलियों में इकट्ठा हो पाएंगे? क्या राजनीतिक पार्टियों के कार्यकर्ता घर घर जाकर ऐसे ही चुनाव प्रचार करेंगे जैसे आजकल करते हैं? और सबसे बड़ा सवाल यह है, क्या कोरोना वायरस के बाद भारत के 90 करोड़ मतदाता पहले की तरह एक ही दिन में लंबी लंबी लाइनों में लगकर अपना प्रतिनिधि चुन पाएंगे, या फिर इस वायरस की वजह से भारत जैसे विशाल लोकतांत्रिक देश में राजनीति के पारंपरिक तौर तरीके हमेशा के लिए बदल जाएंगे? आज हम इसी से जुड़ी संभावनाओं और आशंकाओं का आपके लिए एक विश्लेषण करेंगे। लेकिन शुरुआत हम करीब 2 महीने पुरानी एक तस्वीर से करना चाहते हैं। यह तस्वीर इसी साल फरवरी में गुजरात के मोटेरा स्टेडियम में आयोजित एक रैली की है। यह रैली अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के स्वागत में आयोजित की गई थी और इस रैली में करीब 1.25 लाख लोग आए थे। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने तब यह माना था कि उन्होंने अपने जीवन में एक साथ इतने लोगों की भीड़ कभी नहीं देखी। और ट्रंप ने भारत से वापस लौटकर जब अपने देश में एक चुनावी रैली की तो वहां पर उन्होंने कहा कि मैंने भारत में लाखों लोगों को एक साथ एक रैली में देखा, जिसके बाद 15-20 हजार लोगों की यह भीड़ देखकर अब उन्हें कोई उत्साह नहीं होता। अब यह भीड़ उन्हें बहुत छोटी लगती है। आप सबसे पहले ट्रंप का यह पुराना बयान सुनिए। India, I hate to say this to you, but so they actually have 129,000 seat stadium. Did you see it? The place was packed. And they did better than most. They gave me credit for 100,000. That was not bad. It's 129. The stadium holds 100. They had a field that's about 3 times. It's cricket. It's the biggest stadium. And they had 129. I was with the Prime Minister of India, Modi, great guy, loved by the people of India. And we had an amazing thing. And I went in, and here's the problem. This is a big crowd. And normally I like talking about my crowds because I get crowds like nobody does. But I just got back from 140 or 50 or 60,000 people. And now I'm coming here. What does this place hold? 15?
It's hard to be enthused, you understand that? I may never be excited again about a crowd after going to India. तो ट्रंप ये कह रहे हैं कि भारत में इतनी विशाल भीड़ देखने के बाद अब उन्हें 15-20 हजार लोगों की भीड़ कभी भी उत्साहित नहीं करेगी। ट्रंप बड़े किस्मत वाले थे जो उन्होंने अपने जीवन काल में इतनी बड़ी रैली को संबोधित करने का अवसर उन्हें मिला, क्योंकि कोरोना वायरस के बाद शायद ही किसी रैली में इतने लोग एक साथ शामिल कहीं पर भी पूरी दुनिया में हो पाएंगे। तो ट्रंप की किस्मत अच्छी रही कि वो कोरोना वायरस के फैलने से पहले ही भारत आ गए और उन्होंने अपने जीवन में पहली बार इतनी विशाल भीड़ अपने स्वागत के लिए देख ली। अमेरिका में इस साल के अंत तक चुनाव होने वाले हैं। अमेरिका में वोटर्स की संख्या करीब 16 करोड़ है, जबकि इस साल के अंत में और अगले साल की शुरुआत में हमारे देश भारत में भी 6 अलग अलग राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं। और ये राज्य हैं बिहार, तमिलनाडु, असम, पश्चिम बंगाल, केरल और पुडुचेरी। और इन चुनावों में करीब करीब 25 करोड़ वोटर्स वोट डालने जाएंगे। यह अमेरिका की कुल आबादी का करीब 78% है। लेकिन अब इन करोड़ों वोटर्स तक पहुंचना भारत की किसी भी राजनीतिक पार्टी के लिए आसान नहीं होगा, बल्कि बहुत बड़ी चुनौती होगा। कोरोना वायरस के बाद रैलियों में लाखों की संख्या में लोगों को बुलाना लगभग असंभव हो जाएगा। इस वर्ष सितंबर और अक्टूबर के महीने में बिहार में चुनाव होने की संभावना है, जहां वोटर्स की संख्या करीब 7 करोड़ है। लेकिन हो सकता है कि इस बार चुनाव में लागू होने वाली आदर्श आचार संहिता में सोशल डिस्टेंसिंग का एक नया नियम जुड़ जाए, जिसके तहत या तो रैलियां, रोड शो और नुक्कड़ सभाएं शायद होंगी ही नहीं, या फिर इनमें सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का सख्ती से पालन करना होगा। यानी ये चुनाव पहले जैसे नहीं होंगे। अगर हुए तो दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र भारत में 70 वर्षों के इतिहास में पहली बार और दुनिया के सबसे पुराने लोकतंत्र अमेरिका के 124 वर्षों के इतिहास में शायद पहली बार नेताओं को जनता तक पहुंचने के लिए रैलियों और रोड शोज के अलावा दूसरे विकल्प अब अपनाने होंगे। और ऐसा हम क्यों कह रहे हैं, ये समझने के लिए आपको 3 तस्वीरें देखनी चाहिए। पहली तस्वीर अमेरिका में 1897 में राष्ट्रपति बनने वाले विलियम मैकिनले की है। कहा जाता है कि आधुनिक इतिहास में बड़े पैमाने पर जनसभाएं करने की शुरुआत विलियम मैकिनले ने ही अपने चुनाव प्रचार के दौरान की थी। दूसरी तस्वीर विलियम ग्लैडस्टोन की है। विलियम ग्लैडस्टोन वर्ष 1892 में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बने थे और कहा जाता है कि आधुनिक इतिहास में चुनाव प्रचार के दौरान जनता के बीच जाकर भाषण देने की परंपरा की शुरुआत उन्होंने ही की थी। और तीसरी तस्वीर भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की है। यह तस्वीर वर्ष 1951-52 के दौरान पंजाब में हुई एक चुनावी रैली की है। ये तीनों तस्वीरें बताती हैं कि पिछले कई दशकों में दुनिया में सब कुछ बदल चुका है। युद्ध लड़ने के तरीके बदल गए, कामकाज के तरीके बदल गए, सफर करने का तरीका बदल गया, लेकिन जनता के बीच जाकर चुनाव प्रचार करने का तरीका अभी तक नहीं बदला है। लोग तब से लेकर अब तक इसी तरीके को अपनाए हुए हैं और जो नेता जितना लोकप्रिय है उसका भाषण सुनने के लिए उतनी ही बड़ी संख्या में लोग आते हैं। लेकिन अब शायद इतिहास में पहली बार जन संवाद का यह तरीका भी हमेशा के लिए बदलने वाला है। वर्ष 2019 में लोकसभा चुनाव के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने करीब 142 चुनावी रैलियां की थी। इसके लिए उन्होंने करीब 1.5 लाख किलोमीटर का सफर किया था और इसी दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने करीब 1.5 करोड़ लोगों को सीधे अपनी रैलियों के जरिए संबोधित किया था। 2014 में उनका स्केल और भी बड़ा था। 2014 का चुनाव प्रचार आधुनिक इतिहास का सबसे बड़ा चुनाव प्रचार था, जिसमें अकेले प्रधानमंत्री मोदी ने करीब 5,827 रैलियों, अलग अलग कार्यक्रमों, 3D रैली और चाय पर चर्चा जैसे कार्यक्रमों को संबोधित किया था। लेकिन वर्ष 2020 में इन सभी प्रथाओं को बदलने वाला साल ये साबित हो सकता है। कोरोना वायरस की वजह से अब नेता भी भीड़ के बीच जाने से परहेज करेंगे और लोग भी शायद नेताओं का भाषण सुनने के नाम पर अपनी जान खतरे में न डालना चाहें। हालांकि दक्षिण कोरिया जैसे देश ने कोरोना वायरस के बीच ही अपने यहां पर आम चुनाव करवाए हैं, लेकिन दक्षिण कोरिया में वोटर्स की संख्या 4.5 करोड़ है, यानी बिहार के वोटर्स की संख्या से भी करीब आधी। हैरानी की बात यह है कि दक्षिण कोरिया की कुल आबादी करीब 5.25 करोड़ है, यानी दक्षिण कोरिया की करीब 80% आबादी के पास वोट डालने का अधिकार है।
दक्षिण कोरिया में वोटिंग से पहले सभी पोलिंग बूथ्स को सैनिटाइज किया गया था। वोटर्स के शरीर का तापमान चेक किया गया और जिन लोगों में कोरोना वायरस के लक्षण पाए गए उन्हें वोट डालने के बाद सीधे टेस्ट के लिए भेज दिया गया। भारत का चुनाव आयोग भी दक्षिण कोरिया के मॉडल का विश्लेषण कर रहा है। लेकिन आपको लगता है कि भारत में सब कुछ संभव है? 90 करोड़ वोटर्स के साथ यह सब कुछ किया जा सकता है? फिर भी भारत में करोड़ों वोटर्स से सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराना बहुत मुश्किल काम होगा। तो सवाल यह है कि फिर चुनावों में क्या होगा? इसका एकमात्र विकल्प यह है कि जिस तरह आप ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं और सामान की होम डिलीवरी कराते हैं, ठीक उसी तरह चुनाव प्रचार की भी इसके बाद होम डिलीवरी होने लगेगी। इसके लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ऑनलाइन कैंपेन्स और डिजिटल टेक्नोलॉजी की मदद ली जाएगी। पिछले कुछ वर्षों में चुनाव प्रचार के दौरान डिजिटल टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल काफी बढ़ा है, लेकिन अब चुनाव प्रचार को पूरी तरह इन्हीं टेक्नोलॉजीज के हवाले कर देना होगा और कोई रास्ता है ही नहीं। वर्ष 2016 में डोनाल्ड ट्रंप के चुनाव प्रचार में भी डेटा का जबरदस्त इस्तेमाल हुआ था और ब्रिटेन की एक कंपनी, आपने नाम सुना होगा, कैम्ब्रिज एनालिटिका पर यह आरोप भी लगा था कि उसने करोड़ों वोटर्स के डेटा का इस्तेमाल करके उन्हें प्रभावित किया था। फेसबुक पर बहुत बड़े बड़े आरोप लगे थे। 2017 में ब्रिटेन के आम चुनावों में भी लेबर पार्टी ने टेक्नोलॉजी की मदद से वोटरों के रुझान का पता लगाने की कोशिश की थी और 2016 में ही जब ब्रिटेन में ब्रेक्सिट यानी ब्रिटेन के यूरोपियन यूनियन छोड़ने के मुद्दे पर वोट डाले गए, तब भी टेक्नोलॉजी की मदद से मतदाताओं को प्रभावित किया गया था। एक अनुमान के मुताबिक इस दौरान मतदाताओं को यूरोपियन यूनियन छोड़ने के पक्ष में करीब 100 करोड़ विज्ञापन दिखाए गए थे। कई देशों में बड़ी बड़ी राजनीतिक पार्टियां तो अब प्रचारकों की जगह डेटा साइंटिस्ट की भर्ती कर रही हैं। अब भी दुनिया की राजनीतिक पार्टियां फेसबुक की लोकालाइक सर्विस का इस्तेमाल कर रही हैं। इस सर्विस के जरिए पार्टियां भविष्य के उन मतदाताओं का पता लगा सकती हैं जिनके विचार, जिनकी आइडियोलॉजी, विचारधारा पार्टी का समर्थन करने वालों से मिलते जुलती हैं। भारत में राजनीतिक पार्टियों को वोटर्स के डेटा का इस्तेमाल करना होगा और हो सकता है कि ये मतदाता भविष्य में अपना मत जो है वो डेटा के आधार पर ही डालने लगे और मतदाता की बजाय, आज आप हिंदी में इन्हें मतदाता कहते हैं, लेकिन हो सकता है आने वाले समय में आप इन्हें मत डेटा कहने लगे, जिनके डेटा से उनका मत पहचाना जा सकता है। इसके अलावा भविष्य के चुनाव प्रचार में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का भी जबरदस्त प्रयोग हो सकता है। आज आप जितनी भी डिजिटल डिवाइसेस प्रयोग करते हैं, जो भी आपके पास है, चाहे वो स्मार्टफोन हो, टैब्स हो, लैपटॉप हो, वो आपके व्यक्तित्व के बारे में बहुत कुछ बताने में सक्षम है। कई बार तो ये कहते हैं, आपने भी शायद देखा होगा, आपका जो स्मार्टफोन है असल में वो आपकी पर्सनैलिटी का एक्सटेंशन है, आप ही का दूसरा रूप है। अगर कोई आपसे ना मिले और आपका मोबाइल फोन उसके पास चला जाए तो उसे आपके बारे में सब कुछ पता चलेगा। आपकी लोकेशन, आपके विचार, आपकी आदतें, यहां तक कि आपके स्वास्थ्य के बारे में भी बड़ी आसानी से पता लगाया जा सकता है अगर आपका स्मार्टफोन किसी के हाथ लग जाए या आपका डेटा किसी के हाथ लग जाए। मान लीजिए आपने अपने हाथ में एक स्मार्ट वॉच पहनकर रखी है या फिर एक फिटनेस बैंड आपने पहनकर रखा है और इस दौरान आप किसी नेता का भाषण सुनते रहे, तो ये स्मार्ट वॉच या फिटनेस बैंड ये पता लगाने में सक्षम होगा कि आपको उस नेता का भाषण सुनकर खुशी हो रही है या आपको क्रोध आ रहा है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इंसानी भावनाओं को पढ़ने में ज्यादा सक्षम हो जाएंगे और हो सकता है कि AI यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ही भविष्य में स्टार प्रचारकों की जगह ले ले। चुनाव प्रचार के लिए नेताओं को रैलियों करने की जरूरत इसलिए भी नहीं होगी क्योंकि सारी प्रचार सामग्री आपके मोबाइल फोन पर उपलब्ध कराई जा सकती है और इसके लिए आपको किसी बड़े मैदान में तपती हुई धूप में भूखे पेट खड़े रहने की कोई जरूरत नहीं। अब राजनीतिक पार्टियां भी मानने लगी हैं कि मतदाता वोट देने का मन अपने घर के लिविंग रूम में नहीं बल्कि अपने मोबाइल फोन को देखते हुए ही बना लेते हैं। वो अपना मोबाइल फोन देखते हुए ही ये तय कर लेते हैं कि उनका वोट किसे जाएगा, यानी आपका मोबाइल फोन ही चुनावी रैलियों का मैदान बन जाएगा। 2017 में हुई एक स्टडी के मुताबिक एक फेसबुक लाइक भी ये बताने में सक्षम है कि वोटर का रुझान किस तरफ है। यह भी हो सकता है कि स्थानीय नेता आपके घर आकर वोट मांगने के बजाय इंटरनेट पर चैटबॉट यानी बातचीत करने वाले रोबोट के जरिए आपसे वोट मांगे। ऑनलाइन सेवाएं उपलब्ध कराने वालों की कंपनियां चैटबॉट का इस्तेमाल करती हैं। चैटबॉट से आप अपना सवाल पूछ सकते हैं
और रोबोट मशीन लर्निंग के आधार पर आपके सवालों का जवाब देता है। और इस पूरी प्रक्रिया का सबसे महत्वपूर्ण चरण भी शायद ऑनलाइन ही पूरा करना होगा, यानी लोगों को अपना वोट डालने के लिए घर से बाहर जाकर लाइनों में लगने की जरूरत शायद ना पड़े। लोग ऑनलाइन ही किसी मोबाइल फोन एप्लीकेशन की मदद से अपना वोट शायद डाल पाएं। ऐसा भविष्य में संभव है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आपका चेहरा पहचानने में सक्षम होगा और इसी के जरिए आपसे ऑनलाइन वोटिंग भी करा ली जाएगी। क्योंकि आजकल आपने देखा होगा, जब आप टेलीविजन पर कोई रियलिटी शो देखते हैं, और बहुत सारे रियलिटी शोज ऐसे होते हैं जिसमें ऑनलाइन वोटिंग करनी होती है, आप ऑनलाइन वोटिंग करते ही हैं। हमारे न्यूज चैनल्स पर बहुत बार ऐसा होता है, जब आपसे कोई प्रश्न पूछा जाता है और आप हाँ या ना में ऑनलाइन वोटिंग करते हैं अपने मोबाइल फोन के जरिए, तो फिर चुनाव भी ऐसे ही कराए जा सकते हैं। यानी आने वाले समय में चुनावी रैलियां और रोड शोज बीते जमाने की बात बन जाएंगे। लेकिन सिर्फ चुनाव के तरीके ही नहीं बदलेंगे, बल्कि फिर चुनावों के मुद्दों को भी बदलना पड़ेगा। पार्टियों के घोषणा पत्र भी अब कोरोना वायरस के बाद की स्थितियों को देखते हुए लिखे जाएंगे, बनाए जाएंगे। संभव है कि मैनिफेस्टोज में स्वास्थ्य, आपकी सेहत सबसे बड़ा मुद्दा बन जाए। घोषणा पत्र में पार्टियों को बताना पड़ेगा कि कोई महामारी फैलने की स्थिति में वो आपके लिए क्या करेंगी। ज्यादा से ज्यादा लोगों तक स्वास्थ्य सेवाएं पहुंचाने के लिए उनके पास कौन सी नई योजना है। यह भी संभव है कि कोरोना वायरस के बाद स्थानीय नेता ज्यादा मजबूती से उभर कर सामने आए, क्योंकि अपने क्षेत्र की जनता की जरूरतें और समस्याएं स्थानीय नेताओं को सबसे अच्छे तरीके से पता होती हैं। लेकिन अगर चुनाव प्रचार सीमित होगा तो नए नेताओं को इससे नुकसान भी हो सकता है, क्योंकि संकट के समय जनता नए लोगों पर दांव लगाना बहुत पसंद नहीं करती। वो पुराने लोगों पर विश्वास करना पसंद करती है, जिनको वर्षों से जानती है। सबसे बड़ी बात यह है कि अब शायद लोग जात पात और धर्म के आधार पर वोट डालने से बचेंगे, क्योंकि इस संकट से देश की हर जाति और हर उम्र का व्यक्ति प्रभावित हुआ है। सब लोगों को समझ में आ गया कि कोरोना वायरस सबको बराबरी से मार रहा है, चाहे आप किसी भी जाति के हों, किसी भी धर्म के हों, या फिर आप अमीर हों या गरीब हों, किसी भी राज्य के हों। कोरोना वायरस के लिए सब बराबर हैं। सब यही चाहेंगे कि उनका नेता जाति और धर्म की बात करने के बजाय उनके स्वास्थ्य और अर्थव्यवस्था की बात करे, क्योंकि लोगों के दिमाग में इस बार जो बात आई है वो ये, पहली बात अपनी जान कैसे बचाएं और दूसरी बात अपना जहान कैसे बचाएं। मतलब पहले अपनी जान बचा लें और उसके बाद अपनी जेब बचाएं। जेब बचाना भी बहुत जरूरी है। हालांकि इस महामारी ने समाज को अमीर और गरीब में जरूर बांट दिया है, क्योंकि अमीरों की तुलना में गरीबों के लिए जीवन पहले से कहीं ज्यादा मुश्किल हो गया है। आपने भी देखा होगा, जो गरीब हैं, जिनके पास अपने घर नहीं है, जो मजदूरी करने वाला आदमी है, वो सबसे ज्यादा प्रभावित हुआ है। वो अब तक अपने घर नहीं पहुंच पाया है। इसलिए जितने भी लोग इस समय मजदूर क्लास के जो लोग हैं, जो मजदूरी करके अपना पेट पालते हैं और अभी भी वो अपने घर नहीं पहुंच पाए हैं, वो सारे लोग अब एक दूसरे की जातियों को भूल चुके हैं। वो ये भूल चुके हैं कि उनके साथ में जो आदमी बैठा है वो किस राज्य का है, किस जाति का है। ये सारे लोग एकजुट हो गए हैं, अपनी जातियों को भूल चुके हैं और अब इनकी एक ही जाति है और वो जाति है गरीबी। इसलिए हो सकता है कि आने वाले समय में गरीबों के हितों का ध्यान रखने वाला नेता ही सबसे बड़ा जन नेता बनकर उभरे और गरीबी ही सबसे बड़ा धर्म बन जाएगी और गरीबी ही सबसे बड़ी जाति बन जाएगी। लोग अपनी जातियों और धर्म छोड़कर इस बड़े धर्म के में विलीन हो जाएंगे और लोगों को बस ये लगेगा कि जो नेता उन्हें इस गरीबी से निकालेगा वो उसी को वोट देंगे, चाहे वो किसी जाति का हो, किसी धर्म का हो। इतना ही नहीं, नेताओं को ऐसी महामारियों से लड़ने के लिए नई संस्थाएं बनाने की घोषणा करनी पड़ेगी। ये संस्थाएं उन देशों पर भी कार्रवाई करने में सक्षम होनी चाहिए जिन पर ऐसे वायरस जानबूझकर फैलाने के आरोप हैं। और इसीलिए आपने देखा होगा, दुनिया भर के देश आज चीन के सामने बिल्कुल असहाय लगते हैं। पूरे दुनिया में एक भी संस्था अभी ऐसी नहीं बची जो चीन के खिलाफ कोई कार्रवाई कर सके। तो क्या ऐसी कोई संस्था बनेगी? राजनीति की तरह खेल की दुनिया भी हमेशा के लिए बदल जाएगी। फुटबॉल और क्रिकेट जैसे लोकप्रिय खेलों के दौरान स्टेडियम्स खचाखच भरे रहते हैं। आपने तस्वीरें भी देखी होंगी, लेकिन आने वाले समय में ऐसा कभी नहीं हो पाएगा। टीमें स्टेडियम में खेलेंगी तो जरूर, लेकिन वहां दर्शक नहीं होंगे। दर्शक या तो अपने टेलीविजन पर या अपने मोबाइल फोन पर या टैब्स पर या वर्चुअल रियलिटी की मदद से अपना पसंदीदा खेल देख पाएंगे। यानी ये महामारी राजनीति के खिलाड़ियों से लेकर असली खिलाड़ियों तक का जीवन हमेशा के लिए बदल देगी। इसलिए
अगर आप आईपीएल के बारे में सोचते हैं तो हो सकता है अगली बार जब आप आईपीएल देखेंगे तो आप स्टेडियम में जाकर ना देख पाएं और आपको स्टेडियम में खचाखच भीड़ की जो शोर होता है वहां पर, वो आपको देखने को अब ना मिले और सुनने को ना मिले। और अब कोरोना वायरस की नकारात्मक खबरों के बीच एक ऐसी खबर जो आपको उम्मीद से भर देगी और आपकी हिम्मत भी बढ़ाएगी। आपको याद होगा पिछले दिनों पंजाब के पटियाला में कर्फ्यू पास मांगने पर एक पुलिस अफसर पर कुछ लोगों ने हमला कर दिया था और इस हमले में इस पुलिस अफसर का उन्होंने हाथ काट दिया था। जब इस पुलिस अफसर ने उन्हें रोकने की कोशिश की तो उन पर हमला कर दिया गया। इस पुलिस अफसर का नाम हरजीत सिंह है, लेकिन ऑपरेशन के बाद हरजीत सिंह का हाथ अब काफी बेहतर स्थिति में है और हरजीत सिंह फिर से ड्यूटी पर अब लौटना चाहते हैं। उनके हाथ को एक लंबी सर्जरी के बाद जोड़ दिया गया है, उनकी उंगलियां काम कर रही हैं। आज पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने ट्विटर पर एक वीडियो शेयर किया जिसमें देखा जा सकता है कि हरजीत सिंह अपनी कलाई और हाथों की उंगलियों को धीरे धीरे से हिला रहे हैं। पहले आप डॉक्टर और हरजीत सिंह के बीच की ये बातचीत सुनिए। ठीक हो बस? ओके, कैसे हो? बढ़िया सर, कोई दिक्कत तो नहीं है ना? कोई दिक्कत बस ठीक है। आज ऑपरेशन को अपने 2 हफ्ते हो गए। हाँ जी 2 हफ्ते। ठीक है, सही चल रहा है आपका। अब ये थोड़ा उंगलियों को हिलाओ, यहाँ बताओ पीछे थोड़ा सा उंगलियों, वैसे नहीं छोड़ो, वैसे हिलाओ थोड़ा सा। हाँ वेरी गुड। अंगूठे को हिलाओ थोड़ा सा, इसमें थोड़ा सा बांधे करके हो रहा है। छोड़ो, चलो उंगली हिलाओ थोड़ी। ठीक हो बस? ओके, कैसे हो? बढ़िया सर, कोई दिक्कत तो नहीं है ना? ये बहुत ही शुभ तस्वीरें हैं क्योंकि हरजीत सिंह पर जिस तरह से हमला हुआ था उनके हाथ की सर्जरी बहुत आसान नहीं थी। 12 अप्रैल को पटियाला की सब्जी मंडी में अपनी ड्यूटी के दौरान कुछ लोगों ने थानेदार हरजीत सिंह पर हमला कर दिया था जब वो अपनी ड्यूटी दे रहे थे और तलवार से उनकी कलाई को काट दिया था। चंडीगढ़ में एक लंबे ऑपरेशन के बाद हरजीत सिंह की कलाई, उनका हाथ जोड़ा गया। इस बीच आज हरजीत सिंह का हौसला बढ़ाने के लिए पंजाब पुलिस के डीजीपी और राज्य के सभी पुलिसकर्मियों ने हरजीत सिंह के नाम का बैज लगाया। पंजाब पुलिस ने इस बहादुर पुलिस अधिकारी को प्रमोशन भी दिया है, यानी हरजीत सिंह अब सब इंस्पेक्टर से असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर से सब इंस्पेक्टर बना दिए गए हैं और वो जल्द से जल्द ड्यूटी पर लौटना भी चाहते हैं। मैं बड़े मान वाली गल है कि पूरी पंजाब पुलिस मेरे नाम की नेम प्लेट और सिंबल ला के ड्यूटी कर रही है तो कोरोना के संबंध में दिन रात नाकियां ते कड़ी हो रहा है। मैं बड़े मान वाली गल है कि अज मेरे नाम की नेम प्लेट लाई गई तो मैं सीएम साहब पंजाब मुख्यमंत्री जिन्होंने मेरा हाल चाल पूछा तो दाखिल के दौरान तो डीजीपी पंजाब जिन्होंने भी मेरा इतने आके हाल चाल पूछा, बहुत धन्यवादी हाँ। तो बाकी पंजाब पुलिस वाली मैं यही कहना चाहना भी ड्यूटी डट के करो तो मैं भी ठीक होके थोड़े नाल आके दोबारा फिर ड्यूटी ज्वाइन करांगा। और सबसे अच्छी बात यह है कि इस बहादुर पुलिस अफसर ने अपना हाथ कटने के बाद भी हौसला नहीं खोया और खुद से अपना कटा हुआ हाथ थामकर अस्पताल पहुंचने की हिम्मत दिखाई। उसके बाद इनकी लंबी सर्जरी चली, 7 घंटे तक इनकी सर्जरी की गई और अब खुशी की बात यह है कि इनका हाथ ठीक हो गया है, उसे जोड़ दिया गया है और इनकी जो उंगलियां हैं वो भी काम कर रही हैं। गुजरात पुलिस ने भी उनकी तारीफ करते हुए कहा है कि हरजीत कोरोना के खिलाफ इस लड़ाई में देश भर की पुलिस के लिए कर्तव्य निष्ठा का प्रतीक है। देश भर में अब भी पुलिस वालों और डॉक्टरों की टीमों पर हमले हो रहे हैं और हरजीत सिंह पर तो जानलेवा हमला हुआ, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने जिस तरह से सेवा का जज्बा दिखाया, बहादुरी दिखाई, ये देश के हर नागरिक के लिए एक मिसाल है और शायद यही वजह है कि वो कोरोना वायरस के संकट में ड्यूटी पर तैनात पुलिस वालों का मनोबल बढ़ाने में इस तरह से कामयाब रहे। आज पंजाब पुलिस के सभी लोगों ने अपना बैज बदल लिया, अपने नाम की जगह उनके नाम को उन्होंने अपने बैज की जगह उनके नाम को लगाया। जो हाथ कोरोना का संक्रमण रोकने के लिए उठा था उसे काट दिया गया, लेकिन अब कई हाथ एकजुट हो चुके हैं। अब एक हरजीत के बदले कई हरजीत उठकर खड़े हो गए हैं। आज देश को ऐसे ही जज्बे की जरूरत है और हम इस बहादुर पुलिस अफसर को आप सब की तरफ से आप इनका सम्मान करना चाहते हैं, इन्हें सैल्यूट करना चाहते हैं, सलाम करना चाहते हैं। जब किसी खबर का असर दिखाई देता है तो यह हमारे लिए सम्मान और संतोष की बात होती है।
हमने पिछले हफ्ते आपको दिल्ली के गुरुद्वारा बंगला साहिब पर एक स्पेशल रिपोर्ट दिखाई थी। हमने आपको दिखाया था कि कैसे वहां 24 घंटे में 2 लाख भोजन की थालियां तैयार हो रही हैं और कोरोना वायरस के इस दौर में जरूरतमंदों का पेट भरा जा रहा है। बहुत पुण्य का काम है। इस खबर को दिखाने का मकसद यह था कि देश के बाकी लोग भी ऐसे ही कुछ करने की प्रेरणा लें और मुश्किल की इस घड़ी में देशभक्ति दिखाएं। और हमें बहुत खुशी है कि इस खबर की देश विदेश में बहुत सराहना हुई है। देश विदेश में करोड़ों लोगों ने इस खबर को देखा है और करोड़ों लोग इससे प्रेरित हुए हैं। आज दिल्ली पुलिस ने अपना आभार जताने के लिए बंगला साहिब गुरुद्वारे की परिक्रमा की, एक बड़े ही अलग अंदाज से। आपने पुलिस की ऐसी तस्वीरें बहुत कम देखी होंगी जब उसने समाज कल्याण के किसी काम के लिए इस तरीके से किसी का सम्मान किया हो। पुलिस के इस काफिले ने करीब 100 वाहनों के साथ इस गुरुद्वारे की परिक्रमा की और उसके बाद गुरुद्वारे के लंगर में अपनी तरफ से सेवा भी की। और थोड़ी देर पहले खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी ट्वीट करके दिल्ली पुलिस के इस कदम की सराहना की है। प्रधानमंत्री ने गुरुद्वारों की भी तारीफ की है और कहा है कि उनका काम असाधारण है। देखियो, जब मैं उस दिन सुधीर चौधरी जी का प्रोग्राम देख रहा था तो सच है कि मेरी आवाज म्यूट थी। मैं कोई अपना व्हाट्सएप पे काम कर रहा था। जैसे ही मेरी नजर स्क्रीन पे पड़ी तो लिखा था सिंह इज किंग। उस भावना से मैं समझ गया कि ये अब सिखों के कोई ना कोई भावना, और मैंने देखा कि वो गुरुद्वारा कमेटी की सेवा की चर्चा कर रहे हैं। उस वीडियो पूरी दुनिया में गई। डीसीपी साहब का मुझे फोन आता है, ये खुद इन्होंने देखने के बाद मुझे फोन किया है कि मैंने वो वीडियो देखी, वो सेवा जो आप भावना कर रहे हैं हम भी आपका धन्यवाद करने के लिए आना चाहते हैं। तो कल इन्होंने मुझे कहा कि आपको 1 महीना कब होगा, तो हमने बताया कि आज हो रहा है। तो उन्होंने कहा फिर हम कल ही आएंगे और हम चाहते हैं कि जो आप सेवा कर रहे हैं हम भी थोड़ा सा उसमें आगे शुक्रिया करें। ये बात थोड़ा शुक्रिया नहीं है। अब देखिए कि बावर्दी, जिस पुलिस के नाम से लोग डरा करते थे, जिस पुलिस को लोग कहते थे कि हमें सलूट करना पड़ेगा, वो पुलिस आपका धन्यवाद करने, सलूट करने गुरुद्वारे आई एम वेरी हम्बल्ड। दिल्ली पुलिस ने करोड़ों लोगों को प्रेरित किया है और सेवा में हिस्सा डालने का और बढ़ चढ़ के आगे आने का। और हमारी गुरुद्वारा बंगला साहब को जो रिकॉग्निशन उन्होंने रिकॉग्नाइज किया हमारी सर्विसेज को, उसके लिए हम धन्यवाद करते हैं। और हम गुरु हरकिशन जी के चरणों में यही अरदास करते हैं, हे परमात्मा जहाँ इनको ताकत दो वहाँ कोरोना वायरस की भी खात्मा करो और हमारे जिंदगी के अंदर उजाला आए। जो लोग इतनी मेहनत कर रहे हैं, सबके लिए खाना बनाते हैं, सुबह सुबह आते हैं और बहुत दूर जगहों को भेजते हैं, तो एक ऐसा जेस्चर होना चाहिए क्योंकि आम आदमी तो बाहर निकल नहीं पा रहा इनका शुक्रिया करने के लिए। तो हमने दिल्ली पुलिस की अपनी टीम से गुरुद्वारे की परिक्रमा की और सायरन बजाते हुए उन सबका धन्यवाद किया। तो हमारी सोच यही है कि ऐसे लोगों का हौसला और बढ़ाया जाए ताकि वो जब तक लॉकडाउन चले समाज की सेवा करते रहें। आपने अभी तक यही देखा होगा कि पुलिस की गाड़ी में जो सायरन बजता है वो अक्सर किसी हादसे या फिर किसी वीआईपी के आने का संकेत होता है। लेकिन दिल्ली पुलिस ने इस कठिन समय में गुरुद्वारे के परोपकार को सम्मान देने के लिए इस सायरन का प्रयोग किया और हम उम्मीद करते हैं कि सामाजिक सरोकार के सायरन की आवाज बहुत दूर तक जाएगी और समाज के दूसरे लोग भी जरूरतमंदों की मदद के लिए ऐसे ही प्रयास करेंगे। हम इसके लिए दिल्ली पुलिस और गुरुद्वारा बंगला साहिब के भी आभारी हैं, उनका शुक्रिया करते हैं और हम मानते हैं कि कोरोना के इस संकट में मानवता का धर्म सबसे बड़ा धर्म होता है और इस धर्म को निभाने के लिए सामूहिक प्रयास बहुत जरूरी है। इसमें मीडिया को भी प्रयास करना चाहिए। देखिए, इस पूरी खबर में 3 लोग हैं, गुरुद्वारा, पुलिस और मीडिया, और तीनों ने अपनी अपनी भूमिका निभाई है और अपनी अपनी भूमिका निभाकर लोगों की मदद करने की कोशिश की है। यही होना चाहिए। भारत में सिख धर्म के लोग लाखों लोगों का पेट भर रहे हैं, तो दुनिया में एक देश ऐसा भी है जहां लोग भूखमरी और गरीबी से संघर्ष कर रहे हैं और अब इस देश पर एक और संकट आ गया है। पिछले 1 हफ्ते से उत्तर कोरिया के तानाशाह किम जोंग उन के गंभीर रूप से बीमार होने और यहां तक कि उनकी मौत की खबरें भी आ रही हैं।
लेकिन सच क्या है, इस पर अभी रहस्य बना हुआ है। और आज दिन भर आप में से भी बहुत सारे लोगों ने यही सोचा होगा कि आखिर नॉर्थ कोरिया के इस नेता को, इस लीडर को हुआ क्या है। ऐसा इसलिए क्योंकि पिछले 16 दिन से किम जोंग उन को किसी भी सार्वजनिक समारोह में देखा नहीं गया है। इसके बाद से उनके स्वास्थ्य को लेकर अलग अलग तरह की बातें चल रही हैं, अफवाहें चल रही हैं। उत्तर कोरिया अपने तानाशाह किम जोंग उन से जुड़ी हर बात को सीक्रेट रखने की कोशिश करता है और उत्तर कोरिया से वैसे भी किसी खबर का बाहर निकलना लगभग असंभव है। इसलिए हम किम जोंग उन के स्वास्थ्य की सच्चाई आज आपको बताने की कोशिश करेंगे, वहां से जितनी भी हमें खबरें मिली हैं उसके विश्लेषण के आधार पर। दक्षिण कोरिया के एक ऑनलाइन न्यूज़पेपर डेली एनके के मुताबिक किम जोंग उन की दिल की बीमारी का इलाज इस समय चल रहा है और यह इलाज उत्तर कोरिया के ह्यानसांग काउंटी शहर में किया जा रहा है। यह भी दावा किया गया है कि किम जोंग उन की हालत में सुधार के बाद उनकी मेडिकल टीम के ज्यादातर सदस्य उत्तर कोरिया की राजधानी लौट गए हैं, लेकिन अभी भी एक मेडिकल टीम किम जोंग उन के साथ है। यानी हो सकता है कि किम जोंग उन की हालत अब पहले से कुछ बेहतर जरूर हो गई हो, लेकिन इसका मतलब यह भी है कि किम जोंग उन की जो हार्ट सर्जरी हुई है वो खबर सही है, उनकी हार्ट सर्जरी हुई है और हो सकता है कि उस हार्ट सर्जरी के बाद ही ये सारी समस्याएं आई हों। उत्तर कोरिया की मीडिया में किम जोंग उन के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं दी जाती। आज उत्तर कोरिया की सरकारी मीडिया ने किम जोंग उन का एक संदेश दिखाया है और इस संदेश में किम जोंग उन ने वोनसान इलाके के एक टूरिस्ट रिजॉर्ट के मजदूरों और अधिकारियों को थैंक यू मैसेज भेजा है। अब तक यह पता नहीं है कि किम जोंग उन ने यह संदेश खुद भेजा है या किसी और व्यक्ति ने इसे जारी किया है उनके जरिए। यह भी संभव है कि ऐसा करके उत्तर कोरिया की सरकार किम जोंग उन के बीमार या ब्रेन डेड होने की खबरों को शायद छिपाना चाहती है। अब आप सोच रहे होंगे कि अगर किम जोंग उन जिंदा हैं तो वो सामने क्यों नहीं आ रहे। असल में किम जोंग उन जैसे तानाशाह हमेशा खुद को अपनी जनता के सामने बहुत शक्तिशाली दिखाने की कोशिश करते हैं और उत्तर कोरिया की जनता भी उन्हें भगवान की तरह सम्मान देती है और भगवान की तरह ही देखती है। हो सकता है कि किम जोंग उन का स्वास्थ्य अभी पूरी तरह से ठीक ना हुआ हो, वो अभी भी बीमार हो, चलने फिरने में सक्षम ना हो और वो जनता के सामने खुद को इस कमजोर हालत में नहीं दिखाना चाहते हो। ऐसा करने से उनकी जो शक्तिशाली छवि है इसे धक्का लग सकता है और किसी भी तानाशाह के लिए ऐसा करना नई मुश्किलें शुरू करने जैसा है। इसलिए हो सकता है कि वो बहुत बीमार हों, बहुत कमजोर हो गए हों, ठीक से चलने फिरने की हालत में ना हो और इसीलिए वो मीडिया के सामने नहीं आ रहे। क्योंकि इससे पहले जब भी आपने उन्हें देखा होगा वो कई बार घोड़े पर सवार होते हैं, कई बार वो अपने जो फौजी अफसर हैं उनके साथ कोई इंस्पेक्शन कर रहे होते हैं। यानी उन्हें बहुत ही उनकी जो छवि है वो तस्वीरों के जरिए, वीडियोस के जरिए बहुत ही शक्तिशाली बनाने की कोशिश की गई है। अब आपको किम जोंग उन से जुड़ा एक सबूत दिखाते हैं। सैटेलाइट से मिली तस्वीरों के मुताबिक उत्तर कोरिया के वोनसान शहर में एक स्पेशल ट्रेन खड़ी हुई है। उत्तर कोरिया पर निगरानी रखने वाले अमेरिका के एक ग्रुप का दावा है कि 21 और 23 अप्रैल के बीच ये ट्रेन वोनसान शहर पहुंची है और दावा किया गया है कि यह ट्रेन किम जोंग उन की ट्रेन हो सकती है। जिस स्टेशन पर यह ट्रेन खड़ी है वो स्टेशन भी किम जोंग उन के परिवार के लिए रिजर्व्ड है। अब दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति मून जे इन के विदेशी मामलों के सलाहकार ने भी अमेरिकी मीडिया को दिए इंटरव्यू में दावा किया है कि किम जोंग उन जीवित हैं और स्वस्थ हैं और वो 13 अप्रैल से उत्तर कोरिया के वोनसान इलाके में रह रहे हैं। ये वही इलाका है जहां पर कंस्ट्रक्शन वर्कर्स को किम जोंग उन ने थैंक यू मैसेज भेजा है। दक्षिण कोरिया दुनिया का एकमात्र देश है जो किम जोंग उन के बारे में जानकारी होने का दावा कर रहा है, वरना इस समय किसी देश के पास कोई जानकारी नहीं है। लेकिन दक्षिण कोरिया ये कह रहा है कि वो ठीक ठाक है, इसलिए वोनसान शहर में किम जोंग उन के होने की बात ज्यादा भरोसेमंद लगती है। 36 वर्ष के किम जोंग उन का स्वास्थ्य खराब होने के बारे में अफवाह की शुरुआत 15 अप्रैल से हुई थी। 15 अप्रैल को किम जोंग उन अपने दादा के जन्मदिन के कार्यक्रम में शामिल नहीं हुए थे और ऐसा बहुत कम होता है कि वो ऐसे समारोह में शामिल ना हो, इसीलिए शक हुआ। उत्तर कोरिया की सरकारी मीडिया के मुताबिक आखिरी बार 12 अप्रैल को किम जोंग उन की एक मीटिंग में शामिल होने की तस्वीरें आई थी। उत्तर कोरिया को कम ही लोग बहुत करीब से जानते हैं और वहां की सरकार लगातार सब कुछ ठीक ठाक होने का दावा करती रही है। किम जोंग उन के बारे में चल रही अफवाहों के बारे में
आज हमने एक स्पेशल रिपोर्ट आपके लिए तैयार की है और हमारी कोशिश है कि आपके मन में जितने भी सवाल होंगे वो सारे सवालों के जवाब इस रिपोर्ट को देखने के बाद आपको मिल जाएंगे। उत्तर कोरिया का तानाशाह किम जोंग उन कहां है? वो अब इस दुनिया में है भी या नहीं? अगर वो जिंदा है तो किस हालत में है? अगर मर चुका है तो फिर इसकी पुष्टि क्यों नहीं हो रही? ये सवाल पिछले हफ्ते से पूछे जा रहे हैं जब से ये पता चला है कि किम जोंग की हालत गंभीर है। कई खबरों में तो ये तक बता दिया गया कि उसकी मौत हो चुकी है। इन्हीं सवालों के बीच किम जोंग उन पर एक बड़ी खबर दक्षिण कोरिया से आई। 자신 있게 얘기할 수 있을 정도로 정보 역량을 갖추고 있다. 김정은 위원장이 항산에 갔다는 얘기는 들어본 적이 없고. दक्षिण कोरिया के मंत्री ने तो बड़े भरोसे के साथ कह दिया कि कुछ भी असामान्य नहीं है, यानी किम जोंग उन पर यही माना जाए कि वो ठीक है। ये बात इसलिए भी मानी जा सकती है क्योंकि उत्तर कोरिया पर सबसे विश्वसनीय जानकारी उसके पड़ोसी दक्षिण कोरिया से ही मिलती रही है और पिछले कुछ वक्त से दोनों देशों के रिश्ते भी बेहतर हुए हैं। नहीं तो उत्तर कोरिया का सबसे करीबी चीन भी किम जोंग उन पर बोलने से बच रहा है। I have no information to provide about your specific question. जब से किम जोंग उन सार्वजनिक तौर पर नहीं दिख रहे हैं, तब से अटकलें चल रही हैं कि किम जोंग उन को हुआ क्या है। किम जोंग उन पर जितने मुंह उतनी बातें हो रही हैं। अमेरिका की मीडिया के मुताबिक दिल की सर्जरी के बाद किम जोंग उन की हालत गंभीर है, जबकि दक्षिण कोरिया का दावा है कि किम जोंग उन स्वस्थ है। एक दावा ये है कि रॉकेट मैन कहा जाने वाला तानाशाह कोरोना वायरस से पीड़ित है, लेकिन किम जोंग उन के बारे में चल रहे इन अलग अलग दावों पर उत्तर कोरिया चुप है। हालांकि वहां की सरकारी मीडिया पर आज ही किम जोंग उन का एक संदेश सुनाया गया है। Respected Supreme Leader Kim Jong-un has sent this thanks to the workers and officials at the construction site of the Wonsan Kalma tourist resort. किम जोंग उन अपने दादा के जन्मदिन समारोह में शामिल नहीं हुए, जो उत्तर कोरिया का सबसे महत्वपूर्ण कार्यक्रम है, लेकिन अब वो मजदूरों और अधिकारियों को धन्यवाद दे रहे हैं। मतलब साफ है कि किम जोंग उन का ये संदेश वहाँ के प्रोपेगेंडा युद्ध का एक हथियार है। इसलिए सवाल है कि क्या ऐसे संदेशों के जरिए उत्तर कोरिया किम जोंग उन की बीमारी का सच छुपाने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि अब सैटेलाइट की एक तस्वीर से किम जोंग उन का सच सामने आ रहा है। उत्तर कोरिया के वोनसान शहर में किम जोंग उन की ट्रेन होने का दावा किया जा रहा है। खबरें ये भी है कि चीन से एक मेडिकल टीम उत्तर कोरिया आई है। किम जोंग उन एक ऐसा रहस्य है जिसे दुनिया के बाकी देश अब तक नहीं जान पाए हैं। वहाँ पर किम जोंग उन से जुड़ी हर बात किसी टॉप सीक्रेट की तरह है। उनके बच्चों के बारे में भी किसी को जानकारी नहीं है। दुनिया के सबसे गरीब देशों में से एक होने के बावजूद वहाँ की जनता के बीच किम जोंग उन की इमेज एक सुपर हीरो जैसी है। उत्तर कोरिया ने दक्षिण कोरिया की सीमा पर प्रोपेगेंडा सिटी यानी दिखावे के लिए एक शहर बनाया हुआ है, जहाँ की गतिविधियों से वो दुनिया को भ्रमित करता है कि उत्तर कोरिया में सब एकदम ठीक ठाक चल रहा है। इस समय किम जोंग उन के स्वास्थ्य के बारे में भी यही दिखाया जा रहा है कि जैसे सब ठीक ठाक है। 12 अप्रैल के बाद से अब तक किम जोंग उन की कोई सार्वजनिक तस्वीर सामने नहीं आई है। किसी सार्वजनिक समारोह में वो शामिल नहीं हुए हैं। उत्तर कोरिया भी किम जोंग उन के स्वास्थ्य पर कोई सीधी प्रतिक्रिया नहीं दे रहा है। बड़ा सवाल ये है कि उत्तर कोरिया आखिर कौन से वक्त का इंतजार कर रहा है जब किम जोंग उन के स्वास्थ्य से जुड़ा रहस्य वो बताएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। सिर्फ स्वास्थ्य ही नहीं, किम जोंग उन के बारे में कई ऐसी बातें हैं जिनकी जानकारी शायद आपको नहीं होगी। किम जोंग उन उत्तर कोरिया के सुप्रीम लीडर हैं और उत्तर कोरिया में उन्हें नाराज करने की हिम्मत कोई नहीं दिखा सकता। किम जोंग उन जब भी लोगों के बीच जाते हैं तो लोगों को ऐसे दिखाना चाहते हैं जैसे वो उन्हें देखकर भावुक हो गए हैं, यानी लोगों को यह दिखाना होता है कि वो किम जोंग उन को देखकर बहुत भावुक हो गए हैं। ये सब किम जोंग उन को खुश करने के लिए किया जाता है। उत्तर कोरिया के संविधान के आर्टिकल 1 के मुताबिक वो एक स्वतंत्र समाजवादी देश है, यानी कहने के लिए उत्तर कोरिया काम करने वालों का देश है, समाजवादी देश है। लेकिन सच्चाई इससे बिल्कुल अलग है। कहा जाता है कि नॉर्थ कोरिया में मौजूद कैंप्स और अलग अलग जेलों में
2 लाख से ज्यादा लोगों को बंधक बनाकर रखा गया है। दक्षिण कोरिया की कमिटी फॉर ह्यूमन राइट्स के मुताबिक इन सभी बंधकों से एक अज्ञात लोकेशन पर जबरदस्ती मजदूरी कराई जाती है, उन्हें भूखा रखा जाता है और सजा के तौर पर तरह तरह की यातनाएं दी जाती हैं। सभी बंधकों को -25 डिग्री सेल्सियस में हर रोज 11 किलोमीटर पैदल चलने को मजबूर किया जाता है और इनमें से कई बंधक तो ऐसे हैं जो काम करते करते और यातनाएं सहते सहते मर भी जाते हैं। उत्तर कोरिया के लोग किम जोंग उन के कड़े कानूनों को बर्दाश्त करके अपना पूरा जीवन बिताते हैं। वो किसी दूसरे देश या विदेशियों के साथ संपर्क नहीं रख सकते और उन्हें विदेश जाने से रोकने के लिए भी बहुत सख्त नियम बनाए गए हैं। वहां सैन्य तानाशाही के नियम ही सबसे ऊपर माने जाते हैं, जिसमें दोषी व्यक्ति की 3 पीढ़ियों को सजा का पालन करना होता है। उत्तर कोरिया की जनसंख्या 2.5 करोड़ है और वहां के ज्यादातर लोग गरीबी में बहुत मुश्किल से अपना जीवन बिताते हैं, लेकिन किम जोंग उन के पास खुद के 17 महल हैं, एक प्राइवेट आइलैंड है। उनकी यॉट की कीमत ही 60 करोड़ से ज्यादा है और किम जोंग उन की महंगी घड़ियों की कुल कीमत 62 करोड़ से ज्यादा बताई गई है। सिर्फ इतना ही नहीं, गोल्फ, बास्केटबॉल मैच और घोड़ों की रेस पर भी किम जोंग उन लाखों करोड़ों रुपया खर्च करते हैं। उत्तर कोरिया में अधिकतर लोग बैलगाड़ी का इस्तेमाल करते हैं। वो इतने गरीब हैं कि वो कार या कोई और गाड़ी खरीद ही नहीं सकते, लेकिन किम जोंग उन के पास 100 दुनिया की बेहतरीन और महंगी गाड़ियां हैं। उनकी बुलेट प्रूफ मर्सिडीज बेंज कार की कीमत लगभग 13 करोड़ रुपए बताई गई है। किम जोंग उन के प्राइवेट प्लेन का नाम है एयर फोर्स उन। हालांकि किम जोंग उन हवाई यात्रा करना पसंद नहीं करते, इसलिए उनके पास एक बुलेट प्रूफ ट्रेन है और जब भी उन्हें कहीं जाना होता है वो इसी ट्रेन के जरिए जाते हैं। इससे पहले जब कभी वो चीन जाते हैं, वो चीन की यात्रा अक्सर करते रहते हैं, तो चीन भी वो इसी ट्रेन से जाते हैं। किम जोंग उन के बारे में आज आपको एक और अनोखी बात बताते हैं और वो ये कि उन्हें पियानो बहुत पसंद है। ज्यादातर लोग अपने घरों में 1 या 2 पियानो रखते होंगे, लेकिन किम जोंग उन के पास 36 पियानो हैं और उनमें से हर एक की कीमत लगभग 45 लाख रुपए है। दक्षिण कोरिया और उत्तर कोरिया के बारे में हम आपको आगे भी बताएंगे। यहां पर हम 3 मिनट का एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं और ब्रेक के बाद हम दक्षिण कोरिया और उत्तर कोरिया की एक तुलना करेंगे। इन दोनों देशों का विभाजन भी भारत और पाकिस्तान की तरह आज से करीब 72 वर्ष पहले हुआ था, लेकिन आज दक्षिण कोरिया एक विकसित देश बन चुका है और उत्तर कोरिया आज भी भूखमरी से संघर्ष कर रहा है। दोनों देशों के बीच ये अंतर क्यों है, हम आपको ब्रेक के बाद बताएंगे। He questions those in power. चोर आपको कहा गया, नीच कहा गया, भस्मासुर, मौत का सौदागर, दुर्योधन, कभी आपको उसका बुरा लगता है? मैं इंसान हूं, दर्द मुझे भी होता है, लेकिन मेरी कुछ जिम्मेवारियां हैं, इसलिए उस दर्द को पी जाता हूं। He questions those in protests. हम आपसे बात करना चाहते हैं, आपसे मिलने आए हैं। कानून की कॉपी लेकर आया हूँ ताकि मैं इनको पढ़ के बता सकूँ कि इस कानून में क्या लिखा हुआ है। कैसे ये लोग हमारे खिलाफ एक ह्यूमन चेन बना के खड़े हो गए हैं, ऐसा लग रहा है जैसे हम कोई बाहर के लोग हैं। From global battlefields. ये फ्रंट लाइन है और आपको दिखाएं सीरिया में जो युद्ध चल रहा है इस वक्त। To political war zones. ये लैंड माइंस की तरह एक्ट करते हैं। ये बैरल है, 70 डिग्रीज तक ऊपर चली जाती है। He personifies the DNA of Z News. The genuine efforts made by Z News, particularly editor-in-chief of Z News and staff, needs appreciation as they have tried their level best to bring the actual truth on surface. डिबेट इस पर है। एक कोर्ट डिसाइड करे। He believes in the business of profit. स्टॉक्स फोकस में बनते हैं और शेयरों में और ज्यादा डरना चाहते हैं। He believes the world is one. Today, the world's most populous beacon farm in America's national carrier. This virus, remember in He rules India's prime time. नमस्कार, मैं हूं सुधीर चौधरी और डीएनए में आपका स्वागत है। Sudhir Chaudhary.
is the sum and substance of Indian media. ये मेरा देश है, ये मेरे लोग हैं, ये हमारी लड़ाई है, ये हमारी जिम्मेदारी है। इसे ऐसे कैसे छोड़ दूं? क्योंकि जब आप मुस्कुराते हैं तो मैं मुस्कुराता हूं। जब आपका दिन अच्छा गुजरता है तो मैं भी सुकून से सोता हूं। नमस्कार, मैं हूं सुधीर चौधरी और डीएनए में आपका स्वागत है। ये मेरा देश है, ये मेरे लोग हैं। A revolutionary newsman. A no-holds-barred journalist. ये फ्रंट लाइन है और आपको दिखाएं सीरिया में जो युद्ध चल रहा है इस वक्त। A decisive editor-in-chief. हमारे देश के राजनीतिक दल मीडिया से तो पूरी निष्पक्षता की उम्मीद करते हैं, लेकिन वो खुद कभी भी निष्पक्ष नहीं होते। He battles the war zones. ये लैंड माइंस की तरह एक्ट करते हैं। ये बैरल है 70 डिग्री तक ऊपर चली जाती है। He interviews the Prime Minister. आपने कई बार ये भी कहा कि आप ये चाहते हैं कि विधानसभा और लोकसभा चुनाव एक साथ हो। देखिए, बहुत अच्छा विषय निकाला और मैं आपका हृदय से जी न्यूज का आभारी हूँ कि आपने इस महत्वपूर्ण, क्योंकि कोई ऐसे विषय को हाथ ही नहीं लगाता है। आपने कम से कम इस बात को स्पर्श किया। And reaches the world every night at 9. नमस्कार, मैं हूं सुधीर चौधरी और डीएनए में आपका स्वागत है। Sudhir Chaudhary is the take and the talk of global news reportage. He takes India to the world. He is the face of a mission. कश्मीर एक ऐसा विषय है जिसके बारे में अक्सर बिना जाने बिना समझे दिल्ली में बैठे पत्रकार रिपोर्टिंग करते रहते हैं और आपको कभी असली स्थिति का अंदाजा नहीं होता। इसलिए आज हमने ये तय किया कि हम श्रीनगर आएंगे, जम्मू कश्मीर आएंगे और आपको बताएंगे कि यहाँ के हालात क्या हैं, ग्राउंड जीरो पर यहाँ के हालात क्या हैं। न्यूज में देख रहे हैं आजकल आता रहता है कश्मीर के बारे में। इतनी सेफ जगह है, इतने अच्छे रोड, इतना क्लीन। आप दिल्ली से यहाँ घूमने के लिए आ गए, क्यों? यहाँ का एनवायरनमेंट ऐसा नहीं है कि जैसे वहाँ प्रोजेक्ट किया जाता है, न्यूज़ वगैरह में दिखाया जाता है कि बहुत प्रॉब्लम है, बहुत प्रॉब्लम है। He questions those in power. चोर आपको कहा गया, नीच कहा गया, भस्मासुर, मौत का सौदागर, दुर्योधन, कभी आपको उसका बुरा लगता है? मैं इंसान हूँ, दर्द मुझे भी होता है, लेकिन मेरी कुछ उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया पड़ोसी देश हैं, लेकिन दोनों देशों के बीच एक बहुत बड़ा अंतर है। वर्ष 1948 में उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया में दो अलग अलग सरकारें बनी थी। तब उत्तर कोरिया तत्कालीन सोवियत संघ यानी आज के रशिया के पक्ष में था और दक्षिण कोरिया अमेरिका के साथ चला गया, यानी एक रशिया के साथ चला गया और दूसरा अमेरिका के साथ। उत्तर कोरिया की स्थापना किम जोंग उन के दादा किम इल सूंग ने की थी और वर्ष 1948 में ही उत्तर कोरिया में तानाशाही की शुरुआत उनके साथ हो गई थी और दक्षिण कोरिया उसी समय एक लोकतांत्रिक देश बन गया था। यानी दोनों देशों ने अलग अलग रास्ते चुने, एक देश ने तानाशाही का रास्ता चुना और दूसरे देश ने लोकतंत्र का रास्ता चुना। उत्तर कोरिया ने उस समय आत्मनिर्भर होने की कोशिश की। इस कोशिश में असफल होने के बाद वहां भीषण अकाल पड़ा। तब सोवियत संघ और चीन ने अनाज भेजकर उत्तर कोरिया की मदद की थी। वहां की जनता लगातार गरीब होती गई और तानाशाह ताकतवर बनते चले गए, जबकि दक्षिण कोरिया दुनिया के सबसे गरीब देशों से आज एक विकसित देश बन चुका है। वहां का आर्थिक विकास किसी चमत्कार की तरह है। इसलिए टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में दक्षिण कोरिया दुनिया के सबसे विकसित देशों में शामिल है।
आज उत्तर कोरिया अपने सुप्रीम लीडर किम जोंग उन का इलाज करने के लिए भी दूसरे देशों से मेडिकल टीम बुलाता है, दूसरे देशों से डॉक्टर्स बुलाता है। दक्षिण कोरिया ने कोरोना वायरस के खिलाफ युद्ध को लगभग जीत लिया है और अब दक्षिण कोरिया दुनिया के देशों को टेस्ट किट्स एक्सपोर्ट कर रहा है, यानी इस महामारी के खिलाफ दूसरे देशों की पूरी मदद कर रहा है। अब आप देखिए, इस कोरोना महामारी के दौर में दोनों देश अलग अलग स्थिति में हैं। कोरोना वायरस के संक्रमण के बावजूद दक्षिण कोरिया में चुनावों का सफल आयोजन किया गया, वहां पर चुनाव हुए हैं। उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया की कहानी भारत और पाकिस्तान की कहानी से बहुत मिलती जुलती है। वर्ष 1947 में ये दोनों देश अलग हुए थे। आज भारत विश्व के सबसे शक्तिशाली देशों में है और भारत की दवाइयों से दुनिया के कई देश कोरोना वायरस के खिलाफ युद्ध लड़ रहे हैं। लेकिन आतंकवाद का साथ देने वाला पाकिस्तान आज एक असफल देश बन चुका है और अपनी मदद के लिए वो लगातार दूसरे देशों के सामने हाथ फैलाता है। यानी एक ही देश के लोग जिन्होंने 73 वर्ष पहले अलग अलग रास्तों को अपनाया था, अब अलग अलग जीवन जी रहे हैं। पड़ोसी होने के बावजूद अब भारत और पाकिस्तान में कितना अंतर है ये आप देख सकते हैं, जबकि ये देश तो एक ही था। उत्तर कोरिया एक ऐसा देश है जो अपनी स्थापना के समय से ही दुनिया के लिए आइसोलेशन में है। लेकिन क्या भारत में 3 मई से लॉकडाउन हटा दिया जाना चाहिए या अभी भारत के करोड़ों लोगों को कई और दिन लॉकडाउन में रहना होगा? आज प्रधानमंत्री मोदी ने इन सवालों पर राज्य सरकारों की राय जानने के लिए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मुख्यमंत्रियों से बातचीत की। कोरोना संकट और लॉकडाउन के बीच प्रधानमंत्री मोदी की मुख्यमंत्रियों के साथ ये चौथी बातचीत थी, जिसमें आज गृह मंत्री अमित शाह भी मौजूद थे। बैठक में प्रमुख तौर से 3 मुद्दों पर चर्चा हुई। पहला मुद्दा, अलग अलग राज्यों में कोरोना संक्रमण की क्या स्थिति है। दूसरा, केंद्रीय गृह मंत्रालय की तरफ से 20 अप्रैल को दी गई रियायतों का कोरोना संक्रमण पर क्या असर हुआ है। और तीसरा, 3 मई के बाद लॉकडाउन को लेकर राज्य सरकारों की क्या राय है। करीब 3 घंटे चली बैठक में 9 राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने अपने विचार प्रधानमंत्री के सामने रखे। इनमें से 3 राज्य मेघालय, उड़ीसा और गोवा लॉकडाउन को 3 मई के बाद भी बढ़ाना चाहते हैं। उड़ीसा ने लॉकडाउन को 1 और महीने बढ़ाने का सुझाव दिया है। हालांकि बैठक में आम राय यह बनी कि 3 मई के बाद तुरंत लॉकडाउन खत्म किए जाने के हालात अभी नहीं है। प्रधानमंत्री मोदी ने मुख्यमंत्रियों से कहा है कि लॉकडाउन खोलने को लेकर एक व्यापक नीति तैयार करनी होगी। कोरोना महामारी लंबे समय तक रहेगी और इसके मामलों में जून और जुलाई में तेजी फिर से आ सकती है, जिसे ध्यान में रखकर तैयारी की जानी चाहिए। ये पॉइंट बहुत महत्वपूर्ण है। उन्होंने ये भी कहा कि राज्य ये तय करें कि 3 मई के बाद रेड, ग्रीन और ऑरेंज जोन में लॉकडाउन का स्वरूप कैसा होगा। कुल मिलाकर इस बैठक का सार यह निकलता है कि 3 मई के बाद लॉकडाउन पूरी तरह खत्म नहीं होने वाला। हालांकि लॉकडाउन के नियमों में धीरे धीरे अलग अलग चरणों में ढील दी जा सकती है और वो भी शर्तों के साथ। तो देश को 3 मई के बाद भी लॉकडाउन के लिए तैयार रहना चाहिए। आप सब लोगों को मानसिक रूप से तैयारी कर लेनी चाहिए। हालांकि आपको इसमें कई रियायतें मिल सकती हैं, लेकिन यह इस बात पर निर्भर करेगा कि आपके इलाके में कोरोना संक्रमण का मामला कितना गंभीर है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने देश के करीब 736 जिलों को कोरोना केसेस की संख्या के आधार पर 3 श्रेणियों में बांटा है, जिन्हें आप अपने स्क्रीन पर अभी देख रहे हैं। पहली श्रेणी है रेड जोन, जहां से सबसे अधिक कोरोना केस सामने आ रहे हैं। ये वो हॉटस्पॉट हैं जहां 4 दिन से भी कम समय में मामले दुगने हो रहे हैं या जहां राज्यों के 80% मामले दर्ज हो रहे हैं। इस वक्त देश के करीब 23% इलाके यानी 170 जिले रेड जोन में हैं। दूसरी श्रेणी है ऑरेंज जोन, जहां पर काफी कम मामले सामने आ रहे हैं, लेकिन मामले आ रहे हैं। अगर किसी रेड जोन में लगातार 14 दिन तक कोई नया केस नहीं आता तो उसे फिर ऑरेंज जोन घोषित किया जाता है। इस वक्त देश के 207 डिस्ट्रिक्ट्स इस जोन में हैं। और तीसरी श्रेणी है ग्रीन जोन। अगर किसी इलाके में 28 दिन तक कोई नया मामला सामने नहीं आया तो उसे ग्रीन जोन बना दिया जाता है। देश में इस वक्त इस जोन में 359 जिले हैं। ताजा आंकड़ों के मुताबिक देश के 50% से ज्यादा जिलों में कोरोना संक्रमण के केस सामने आ चुके हैं, यानी आधा देश संक्रमण की चपेट में है। दिल्ली के 11 में से 9 जिले रेड जोन में हैं। महाराष्ट्र में 11, गुजरात में 5, राजस्थान में 11,
पंजाब में 4, मध्य प्रदेश में 5 और उत्तर प्रदेश में 9 जिले रेड जोन में हैं। राज्यों की राजधानी की बात करें तो चेन्नई, जयपुर, भोपाल, मुंबई और चंडीगढ़ भी हॉटस्पॉट्स हैं। दक्षिण भारत में आंध्र प्रदेश के 11, तमिलनाडु के 22 जिले हॉटस्पॉट्स की लिस्ट में शामिल हैं। तो अगर आप रेड जोन में रहते हैं तो 3 मई के बाद आपको कुछ और वक्त सख्त लॉकडाउन में ही रहना पड़ सकता है, क्योंकि 3 मई के बाद अगर लॉकडाउन में रियायतें मिलेंगी भी तो वो सिर्फ ऑरेंज और ग्रीन जोन में रहने वाले लोगों को मिलेंगी। वैसे 20 अप्रैल को भी ऑरेंज और ग्रीन जोन में शर्तों के साथ कुछ आर्थिक गतिविधियों की छूट दी जा चुकी है। और अब हम आपको पटना से आई एक खबर दिखाना चाहते हैं। इस खबर को देखने के बाद आपके मन में वैसे ही सवाल उठेंगे जो सवाल महाराष्ट्र के पालघर में साधुओं की हत्या की खबर देखने के बाद उठे थे। पालघर में साधुओं की हत्या पर बड़े बड़े पत्रकारों और बुद्धिजीवियों ने चुप्पी साध ली थी और यही सब लोग पटना की खबर पर भी बिल्कुल शांत बैठे हैं। पहले हम आपको पटना की पूरी खबर बताते हैं। पटना के खाजे कलां इलाके में 20 अप्रैल को सनी गुप्ता नामक एक युवक की हत्या कर दी गई थी। यह हत्या उन लोगों ने की थी जो लॉकडाउन के नियमों का खुला उल्लंघन कर रहे थे। हत्या के आरोपी लॉकडाउन तोड़कर सड़कों पर खुलेआम घूम रहे थे। जब लॉकडाउन का पालन करवाने वाले एनसीसी कैडेट्स ने इन्हें रोकने की कोशिश की तो ये लोग भागकर सनी गुप्ता के घर में जबरदस्ती घुसकर वहां छुप गए। जब सनी गुप्ता के परिवार ने इन लोगों का विरोध किया और इन्हें घर से बाहर जाने के लिए कहा तो आरोपियों ने घर से बाहर आकर फायरिंग शुरू कर दी। इसी फायरिंग में 27 साल के सनी गुप्ता को गोली लग गई और सनी की मौत हो गई। पुलिस ने हत्या के आरोपी चांद मोहम्मद को गिरफ्तार कर लिया, लेकिन सनी गुप्ता के परिवार के लिए भी मुसीबतें बढ़ गई। ये परिवार उस इलाके में रहता है जहां मुस्लिम बहुसंख्यक हैं। हालत यह हो गई कि परिवार को अपनी सुरक्षा की चिंता होने लगी और ऐसा डर उसे था कि अब वो अपना मकान बेचना चाहते हैं। यानी ये परिवार अब इस इलाके में रहना ही नहीं चाहता, इतना डर चुका है। इसलिए क्योंकि पहले तो परिवार के इस सदस्य की यानी उनके बेटे की हत्या हुई और फिर उसकी शव यात्रा में भी पथराव हुआ। ये तस्वीरें सनी गुप्ता की शव यात्रा की हैं, जिसमें आप साफ साफ तौर पर देख सकते हैं कि कैसे एक गली से शव यात्रा पर पथराव हो रहा है। हालांकि जवाब में शव यात्रा में शामिल कुछ लोग भी पथराव करने लगे, लेकिन शव यात्रा में शामिल ज्यादातर लोग सामने से पथराव कर रहे लोगों के हाथ जोड़ रहे हैं, उन्हें पथराव करने से मना कर रहे हैं, रोकने की कोशिश कर रहे हैं, रिक्वेस्ट कर रहे हैं। अब इन तस्वीरों में पुलिस की बेबसी को भी देखिए। पुलिस वाले खुद हाथ जोड़ रहे हैं और पत्थर फेंकने से उन्हें रोकने की कोशिश कर रहे हैं। पहली बात यह कि शव यात्रा को अगर पुलिस को सुरक्षा देनी पड़े तो यह कितनी खतरनाक स्थिति है। सोचिए, इस देश में ऐसी स्थिति पैदा हो गई जहां एक शव यात्रा को भी पुलिस सुरक्षा की आवश्यकता पड़े, क्योंकि उन गलियों से, उस मोहल्ले से यह शव यात्रा गुजर नहीं सकती। और यह वही मोहल्ला है जहां पर पुलिस घुस नहीं सकती। आपने देखा होगा, हम हर बार ये बात कहते हैं, इस देश में बहुत सारे मोहल्ले ऐसे हैं, इलाके हैं जहां उस शहर की पुलिस भी जाने से डरती है। ये भी वही मोहल्ला है। दूसरी बात यह कि पुलिस वाले खुद कितने लाचार दिख रहे हैं। पुलिस की ऐसी ही लाचारी हमें पालघर में भी दिखाई दी थी, जब पालघर में साधुओं की हत्या हुई पुलिस वालों के सामने। जब पुलिस इस तरह से एक इलाके में बेबस है तो फिर आम लोगों का पुलिस पर भरोसा कैसे हो सकता है। वैसे हम लगातार ये कहते हैं कि इस देश में ऐसे कई मोहल्ले हैं जहां पुलिस भी जाने से डरती है, और पटना का ये मोहल्ला भी वही है। हैरानी वाली बात यह है, हैरानी की, कि पुलिस ने उल्टे शव यात्रा में शामिल पीड़ित परिवार के लोगों पर ही लॉकडाउन तोड़ने का मामला दर्ज कर लिया। हमने पटना के इस इलाके से आज एक ग्राउंड रिपोर्ट की है, क्योंकि वैसे तो कोई मीडिया के लोग भी यहाँ जाना नहीं चाहते, यहाँ जाना वैसे भी खतरे से खाली नहीं है, लेकिन हम वहां पर गए हैं। ये वो खबर है जिसे कानून व्यवस्था का मामूली मामला बताकर दबाने की कोशिश हुई है, जिस पर कोई बात नहीं कर रहा। लेकिन आप सब लोग जब ये ग्राउंड रिपोर्ट देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि इस देश में धर्मनिरपेक्षता के नाम पर क्या हो रहा है। एक समुदाय को सताया जा रहा है और दूसरे समुदाय को वीआईपी ट्रीटमेंट दी जा रही है।
ज्यादा पति को मार मेरा पति किसी से कोई उल्टा केस हम पर किया जा रहा है, पूरे परिवार पर केस किया जाए, मेरे भाई हैं, चचा हैं, जो भी है उस पर किया जाए। सर बताइए, हम लोग हम पर केस किया जाएगा, उल्टा केस करेगा, हम पर करेगा तो हम अपने आप को सुसाइड कर लेंगे। सर 2 बच्चा सब है, ऐसा हमको कभी भगवान दिन नहीं दिखाए। मेरा दुख को आप समझें और मैं बहुत बहुत धन्यवाद जिन उसके बहुत बहुत धन्यवाद जो हमारी पहचान को पहचानने के लिए पाए। पटना का ये परिवार 7 दिन से अपने बेटे के लिए न्याय मांग रहा है, लेकिन सुनने वाला कोई नहीं है, क्योंकि इस परिवार के बेटे की हत्या की खबर उस एजेंडे में फिट नहीं बैठती जो एजेंडा किसी पीड़ित का धर्म देखकर चलता है। 20 अप्रैल को इस परिवार के बेटे सनी गुप्ता की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। 7 दिन हो रहे हैं, बहुसंख्यक मुस्लिम समुदाय के बीच रहने वाला ये परिवार इतना डरा है कि घर बेचकर कहीं और जाने का मन बना चुका है। जब हमने बोर्ड टांगा मकान का, जब हमने बोर्ड टांगा तो विरोध किए हिंदू लोग कि गोपाल भैया ये क्या कर रहे हैं आप, ये क्या कर रहे हैं बाबू बाबा, ये खानदानी दादा दादी के मकान है, हम लोग मकान है। हम कहा बाबू ऐसा है कि हम तो कुछ से मेरा परिवार लोग कुछ नहीं है सर, हमारे पास पूंजी नहीं है सर, हम एक बेच बात के सर तो हम बसर कर लेंगे परिवार को सर। और वो लोग हिंदू लोग भी पलायन करने की कोशिश कर रहे हैं सर कि नहीं हम भी नहीं, सोच सचित नहीं है सर, कोई सोचित नहीं यहाँ पर सर। आप हमारा मकान देख लीजिए कि किस कटघड़ी में है और किस जगह पर है हमारा मकान। हमको तो चाहिए बेटा को इंसाफ, मौत के बदला मौत चाहिए, जो बेटा मेरा मारा है ना सर, कल बेटा को इंसाफ मिलना चाहिए। 2 छोटा बच्चा है, सबसे प्यारा बेटा तो मेरा बड़ा वही था। 1 महीना से बाबू घर में ही था, कभी कदाल थोड़ा सा निकलता था, उस दिन वो भी नहीं गया। आपको बस कुछ नहीं चाहिए, बस उसको जो मेरे पति को मारा है उसको बस फांसी लगना चाहिए। मेरा सीधा साधा पति को मार, मेरा पति किसी से कोई। इस परिवार के बेटे की ही हत्या नहीं, सिस्टम पर इनके भरोसे की भी हत्या हुई, क्योंकि एक तरफ लॉकडाउन का पालन करने वाला परिवार है जिसे अपना बेटा खोना पड़ा, दूसरी तरफ लॉकडाउन का पालन ना करने वाले लोग हैं जो लॉकडाउन तोड़कर हत्या करने से भी नहीं डर रहे। लॉकडाउन तोड़ने वाले इन्हीं लोगों ने 20 अप्रैल को खाजे कला में सनी गुप्ता की जान ले ली थी। इसी गली में कहा जा रहा है कि एनसीसी के जवान लॉकडाउन को कामयाब बनाने के लिए आए हुए थे और यहाँ पे उन लोगों से झड़प हुई और इसी गली से होते हुए और सनी गुप्ता के घर में ये आरोपी, और चूंकि आपको बता दें कि आरोपी का जो घर है, मुख्य आरोपी और जितने भी लोग पकड़े गए हैं उनका घर यही है, आप देख सकते हैं। और सिर्फ इस पूरे इलाके में काफी कंजेस्टेड इलाका है और मुस्लिम बहुल इलाका है, लेकिन यहाँ पे आप किसी के घर में आप कूलर तक नहीं देखिएगा। और यहाँ पे जो मुख्य आरोपी है उसके घर में 2 एसी लगा हुआ है और कहा जाता है कि जो चांद है, जो मुख्य आरोपी है, उसका आपराधिक रिकॉर्ड है और वो पहले भी आर्म्स एक्ट में वो जेल जा चुका है। रॉबिन हुड मानता था, यहाँ का यही सिस्टम है, जो भी अपराधी रहेगा उसको रॉबिन हुड मानेगा, एगो जाएगा तो एगो पैदा होगा, एगो जाएगा तो एगो पैदा होगा। उनसे मैं बहस हो गया था अंदर घर में, भागने के दौरान वो लोग एनसीसी वाले अंदर घुसे थे, तो भागने के क्रम में अंदर घुसे तो पापा भैया हम लोग उनको विरोध किए थे, तो वो लोग मतलब थोड़ा सा अथी हो गया कि तुम लोग पक्ष ले रहे हो, तो उसी दौरान विवाद हो गया। विवाद होते होते हम भैया को हम लोग ऊपर भेज दिया कि भैया से ज्यादा इंसल्टिव हो गया था, तो भैया को ऊपर भेजे, उतने में ये लोग का काम आज खत्म कर देंगे। बंदूक तो लगाए हुआ था, ऐसे भी सबका बंदूक कोई बड़ा बात नहीं है। जैसे ही फिर भैया सोचा कि क्या हुआ, देखे फिर से मतलब कि मामला पूरा चिल्ला चिल्ली हो रहा था, जैसे ही ताकत वहां से निकला और सामने देख के एकदम सब शार्प शूटर है ये सर, एकदम डायरेक्ट गोली चला दी। अब इस गली में पुलिस का पहरा है, लेकिन पहरे से पीड़ित परिवार का भरोसा नहीं जीता जा सकता, क्योंकि पहले आरोपियों ने लॉकडाउन में खुलेआम फायरिंग करके सनी गुप्ता की हत्या की। फिर जब शव यात्रा निकल रही थी तो इसी इलाके के कुछ लोगों ने शव यात्रा पर पथराव भी किया। हालत ये थी कि शव यात्रा को पुलिस की सुरक्षा में ले जाना पड़ा। शर्मनाक तस्वीर ये कि पत्थर फेंकने वालों के सामने पुलिस हाथ जोड़ रही थी।
ये कैसा सिस्टम है जिसके होते हुए किसी पीड़ित परिवार के लिए शव यात्रा निकालना भी मुश्किल हो जाता है। लेकिन बात सिर्फ इतनी नहीं, सनी गुप्ता की शव यात्रा पर पथराव हुआ, लेकिन केस भी उल्टा सनी गुप्ता के परिवार वालों पर ही कर दिया गया। पुलिस ने पीड़ित परिवार और उनके रिश्तेदारों में 16 लोगों के खिलाफ लॉकडाउन के उल्लंघन का मामला दर्ज कर लिया। हम क्या करें सर, मेरा जो भाग में था इसमें सर लूट गया, मेरा संसार लूट गया सर। हम क्या करें सर, हमको तो कुछ समझ नहीं आ रहा है कि क्या करें। अगर इस तरह का प्रशासन अगर रवैया करेगा, उल्टा केस करेगा, हम पर करेंगे, तो हम अपने आप को सुसाइड कर लेंगे सर। मैं यही सोचा हूँ सर, अपने आप को सुसाइड कर लेंगे। एक बेटा गया, उसका बाप भी चल जाएगा सर, तो समाज और प्रशासन बहुत खुशी मनाएगा सर। यही होगा सर, मेरे पर माला चढ़ाएगा दोबारा सर। यही ना, एक बेटा पर माला चढ़ रहा है, इस बाप पर माला चढ़ेगा सर। सनी की हत्या करने वाले मुख्य आरोपी चांद सहित 6 आरोपियों को पुलिस गिरफ्तार तो कर चुकी है, लेकिन सवाल ये कि लॉकडाउन का उल्लंघन करने वालों पर सख्ती पहले क्यों नहीं दिखाई गई? कैसे लॉकडाउन के बीच भी आरोपियों में फायरिंग करने की हिम्मत आई और क्यों इसे सामान्य अपराध की तरह दिखाने की कोशिश हुई? 5 लोगों की गिरफ्तारी जो है पहले ही उसी दिन हो चुकी थी और उसमें जो मुख्य आरोपी था मोहम्मद चांद, उसकी गिरफ्तारी जो है हुई है। तो नीचे से ये फायरिंग हुई थी और वो लड़का ऊपर खड़ा था, तो उसमें जो है उसकी मृत्यु हो गई थी। सिस्टम के दावों के बीच जिस तरह से पटना के खाजे कला का गुप्ता परिवार प्रताड़ित हुआ है, जिस तरह से ये परिवार डर डर कर इस इलाके में जी रहा है, उससे सवाल यही कि क्या सिस्टम कभी इस परिवार को भरोसा दिला पाएगा? क्या इस परिवार के लिए वो लोग भी आवाज उठाएंगे जो हमेशा पीड़ित को धर्म के आधार पर देखते हैं? लेकिन 7 दिन से इस परिवार की आवाज किसी ने नहीं सुनी। ब्रजेश मिश्रा, जी मीडिया, पटना। आपने देखा होगा हमारे देश में आजादी के बाद से ही तुष्टीकरण की राजनीति हमेशा होती रही है, वोट बैंक के लिए, चुनाव जीतने के लिए। और तुष्टीकरण की इस राजनीति के तहत धर्मनिरपेक्षता को लेकर भी डबल स्टैंडर्ड्स हमेशा अपनाए जाते हैं, यानी एक समुदाय के लिए नियम अलग हैं और दूसरे समुदाय के लिए नियम अलग हैं। आपको अभी याद होगा, अभी हाल ही में 2 दिन पहले ही देश के 101 रिटायर्ड सरकारी अधिकारियों ने देश भर के मुख्यमंत्रियों को चिट्ठी लिखी थी और आरोप लगाया था कि देश में मुसलमानों को सताया जा रहा है और उनके साथ भेदभाव हो रहा है इस कोरोना काल में। लेकिन इन लोगों के लिए पटना में इस लड़के सनी गुप्ता की हत्या की खबर कोई मायने नहीं रखती। ये खबर आपको कहीं दिखाई नहीं देगी, इस पर कोई चिट्ठी नहीं लिखेगा, कोई पत्र व्यवहार इस पर नहीं होगा। इस खबर पर सोशल मीडिया पर भी कोई बात नहीं की जाएगी, कोई हैशटैग ट्रेंड नहीं होगा, क्योंकि इस खबर में धर्म विशेष का वो एंगल इन लोगों को नहीं मिलेगा जिसकी तलाश ये हमेशा करते रहते हैं। इसी तरीके से आपने देखा होगा, आपने गौर किया होगा कि आज दिन भर तबलीगी जमात पर गर्व है, इस तरह के हैशटैग ट्रेंड कर रहे थे। और ऐसा इसलिए हो रहा था क्योंकि तबलीगी जमात के कुछ लोगों ने यह दावा किया है कि वो कोरोना वायरस के मरीजों के इलाज के लिए अपना प्लाज्मा डोनेट कर रहे हैं। और बहुत सारे लोगों ने इसे ट्रेंड कराना शुरू कर दिया और कहा कि हमें तबलीगी जमात पर फक्र है कि उनके लोग अपना प्लाज्मा डोनेट कर रहे हैं और देश सेवा कर रहे हैं। लेकिन आज इन सारे लोगों से हमारा सवाल यह है कि आज आपको तबलीगी जमात पर फक्र है, लेकिन जब तबलीगी जमात के लोग छुप गए थे, जब लोगों पर थूक रहे थे, जब डॉक्टरों के साथ बदतमीजी कर रहे थे, जब जानबूझकर कोरोना वायरस फैला रहे थे, तब आपने तबलीगी जमात के बारे में एक शब्द भी क्यों नहीं कहा? उस दिन आपने ये क्यों नहीं कहा कि आपको भी तबलीगी जमात से नफरत है या तबलीगी जमात के इन कुछ खास लोगों से आपको नफरत है? यानी उस दिन जब वो ऐसा सब करेंगे तो आप चुप रहेंगे, लेकिन जैसे ही इस तरह की खबरें आती हैं कि उन्होंने कुछ डोनेट कर दिया तो ये हैशटैग ट्रेंड करने लगते हैं। इससे आप समझ सकते हैं हमारे देश में डबल स्टैंडर्ड्स हैं और इससे आपको सावधान रहना चाहिए। अब आपके लिए हमारे पास एक खास बात आपको बतानी है। हमारे बहुत सारे ऐसे दर्शक हैं जो दूरदर्शन की फ्री डिश के उपभोक्ता हैं, जिनके घरों में दूरदर्शन की फ्री डिश लगी हुई है, और उनमें से कई लोगों ने हमें ऐसा लिखा कि वो जी न्यूज़ नहीं देख पा रहे हैं। इसलिए ऐसे तमाम दर्शक जो फ्री डिश पर हैं, आपसे हमारी ये गुजारिश है कि आप अपनी फ्री डिश को रीट्यून कीजिए, दोबारा से इसकी ट्यूनिंग कीजिए और उसके बाद आप अपना पसंदीदा चैनल जी न्यूज़ दूरदर्शन के फ्री डिश पर देख पाएंगे, क्योंकि जी न्यूज़ इस फ्री डिश पर आता है।
ज्यादा जानकारी अगर आपको चाहिए, कोई सहायता चाहिए, तो आप एक मोबाइल नंबर नोट कर लीजिए। ये है 9643333111। ये आपकी स्क्रीन पर है, मैं फिर से पढ़ देता हूं, 9643333111। आप इस फोन नंबर पर कॉल कर सकते हैं और आप में से जितने भी लोग फ्री डिश पर हैं, आप निसंकोच जी न्यूज को अपने फ्री डिश पर ढूंढिए, सर्च कीजिए और जी न्यूज आपको वहां मिलेगा, ताकि आपका और हमारा जो रिश्ता है और ये साथ है, ये ऐसे ही बना रहे। डीडी फ्री डिश के दर्शकों से अपील, अगर आप डीडी फ्री डिश पर बिना रुकावट सभी चैनल्स देखना और नए चैनल ऐड करना चाहते हैं तो सेट टॉप बॉक्स के मेन्यू में जाकर एडिट प्रोग्राम सेलेक्ट करें, डिलीट ऑल प्रोग्राम में जाकर ओके का बटन दबाएं, इसके बाद कैंसिल करें और फिर प्रोग्राम सेटअप में एंटर कर ऑटो स्कैन ऑपरेशन में जाएं, इसके बाद ओके दबाएं, एक बार फिर ओके दबाएं, तुरंत स्कैनिंग शुरू हो जाएगी। स्कैनिंग पूरी होने के बाद कैंसिल सेलेक्ट कर मेन्यू से बाहर आ जाएं। अब आप अपने सेट टॉप बॉक्स के जरिए देश का नंबर 1 प्राइम टाइम शो डीएनए अपने पसंदीदा न्यूज चैनल जी न्यूज पर देख सकते हैं। और अब आखिर में आज का सवाल, आज आपको यह बताना है कि आज ही के दिन किस कंपनी ने पहली बार कंप्यूटर माउस लॉन्च किया था। आप इस पर रिसर्च कीजिए और ब्रेक के बाद हम आपको इस सवाल का सही जवाब बताएंगे। कोर्ट डिसाइड करे। He believes in the business of profit. स्टॉक्स फोकस में बनते और शेयरों में और ज्यादा डरना चाहते हैं। He believes the world is one. Today, the world's most populous beacon farm in the America's national carrier. Of this virus, remember in He rules India's prime time. नमस्कार, मैं हूं सुधीर चौधरी और डीएनए में आपका स्वागत है। Sudhir Chaudhary is the sum and substance of Indian media. ये मेरा देश है, ये मेरे लोग हैं, ये हमारी लड़ाई है, ये हमारी जिम्मेदारी है। इसे ऐसे कैसे छोड़ दूं? क्योंकि जब आप मुस्कुराते हैं तो मैं मुस्कुराता हूं, जब आपका दिन अच्छा गुजरता है तो मैं भी सुकून से सोता हूं। नमस्कार, मैं हूं सुधीर चौधरी और डीएनए में आपका स्वागत है। ये मेरा देश है, ये मेरे लोग हैं। A revolutionary newsman. A no-holds-barred journalist. ये फ्रंट लाइन है और आपको दिखाएं सीरिया में जो युद्ध चल रहा है इस वक्त। A decisive editor-in-chief. हमारे देश के राजनीतिक दल मीडिया से तो पूरी निष्पक्षता की उम्मीद करते हैं, लेकिन वो खुद कभी भी निष्पक्ष नहीं होते। He battles the war zones. ये लैंड माइंस की तरह एक्ट करते हैं। ये बैरल है 70 डिग्री तक ऊपर चली जाती है। He interviews the Prime Minister. आपने कई बार ये भी कहा कि आप ये चाहते हैं कि विधानसभा और लोकसभा चुनाव एक साथ हो। देखिए, बहुत अच्छा विषय निकाला और मैं आपका हृदय से जी न्यूज का आभारी हूँ कि आपने इस महत्वपूर्ण, क्योंकि कोई ऐसे विषय को हाथ ही नहीं लगाता है आपने कम से कम इस बात को स्पर्श किया। And reaches the world every night at 9. नमस्कार, मैं हूं सुधीर चौधरी और डीएनए में आपका स्वागत है। Sudhir Chaudhary is the take and the talk of global news reportage. He takes India to the world. He is the face of a mission. कश्मीर एक ऐसा विषय है जिसके बारे में अक्सर बिना जाने बिना समझे दिल्ली में बैठे पत्रकार रिपोर्टिंग करते रहते हैं और आपको कभी असली स्थिति का अंदाजा नहीं होता। इसलिए आज हमने ये तय किया कि हम श्रीनगर आएंगे, जम्मू कश्मीर आएंगे और आपको बताएंगे कि यहाँ के हालात क्या हैं, ग्राउंड जीरो पर यहाँ के हालात क्या हैं। न्यूज में देख रहे हैं आजकल आता रहता है कश्मीर के बारे में। इतनी सेफ जगह है, इतने अच्छे रोड, इतना क्लीन। आप दिल्ली से यहाँ घूमने के लिए आ गए, क्यों? यहाँ का एनवायरनमेंट ऐसा नहीं है कि जैसे वहाँ प्रोजेक्ट किया जाता है, न्यूज़ वगैरह में दिखाया जाता है
बहुत प्रॉब्लम है, बहुत प्रॉब्लम है। He questions those in power. चोर आपको कहा गया, नीच कहा गया, भस्मासुर, मौत का सौदागर, दुर्योधन, कभी आपको उसका बुरा लगता है? मैं इंसान हूँ, दर्द मुझे भी होता है, लेकिन मेरी कुछ जिम्मेवारियां हैं, इसलिए उस दर्द को पी जाता हूँ। He questions those in protests. हम आपसे बात करना चाहते हैं, आपसे मिलने आए हैं। कानून की कॉपी लेकर आया हूँ ताकि मैं इनको पढ़ के बता सकूं कि इस कानून में क्या लिखा हुआ है। कैसे ये लोग हमारे खिलाफ एक ह्यूमन चेन बना के खड़े हो गए हैं, ऐसा लग रहा है जैसे हम कोई बाहर के लोग हैं। From global battlefields ये फ्रंट लाइन है और आपको दिखाएं सीरिया में जो युद्ध चल रहा है इस वक्त, to political war zones. देखो ये लैंड माइंस की तरह करते हैं। ये बैरल है, 70 डिग्रीज तक ऊपर चली जाती है। He personifies the DNA of Z News. The genuine efforts made by Z News, particularly editor-in-chief of Z News and staff, needs appreciation as they have tried their level best to bring the actual truth on surface. कोर्ट डिसाइड करे। He believes in the business of profit. स्टॉक्स फोकस में बनते हैं और शेयरों में और ज्यादा डरना चाहते हैं। He believes the world is one. Today, the world's most populous beacon farm in the America's national carrier. Of this virus, remember in He rules India's prime time. नमस्कार, मैं हूं सुधीर चौधरी और डीएनए में आपका स्वागत है। Sudhir Chaudhary is the sum and substance of Indian media. ये मेरा देश है, ये मेरे लोग हैं, ये हमारी लड़ाई है, ये हमारी जिम्मेदारी है। इसे ऐसे कैसे छोड़ दूं? क्योंकि जब आप मुस्कुराते हैं तो मैं मुस्कुराता हूं। जब आपका दिन अच्छा गुजरता है तो मैं भी सुकून से सोता हूं। नमस्कार, मैं हूं सुधीर चौधरी और डीएनए में आपका स्वागत है। ये मेरा देश है, ये मेरे लोग हैं। A revolutionary newsman. A no-holds-barred journalist. ये फ्रंट लाइन है और आपको दिखाएं सीरिया में जो युद्ध चल रहा है इस वक्त। A decisive editor-in-chief. हमारे देश के राजनीतिक दल मीडिया से तो पूरी निष्पक्षता की उम्मीद करते हैं, लेकिन वो खुद कभी भी निष्पक्ष नहीं होते। He battles the war zones. ये लैंड माइंस की तरह करते हैं। ये बैरल है, 70 डिग्रीज तक ऊपर चली जाती है। He interviews the Prime Minister. आपने कई बार ये भी कहा कि आप ये चाहते हैं कि विधानसभा और लोकसभा चुनाव एक साथ हो। देखिए, बहुत अच्छा विषय निकाला और मैं आपका हृदय से जी न्यूज का आभारी हूँ कि आपने इस महत्वपूर्ण, क्योंकि कोई ऐसे विषय को हाथ ही नहीं लगाता है। आपने कम से कम इस बात को स्पर्श किया। And reaches the world every night at 9. नमस्कार, मैं हूं सुधीर चौधरी और डीएनए में आपका स्वागत है। Sudhir Chaudhary is the take and the talk of global news reportage. He takes India to the world. He is the face of a mission. कश्मीर एक ऐसा विषय है जिसके बारे में अक्सर बिना जाने बिना समझे दिल्ली में बैठे पत्रकार रिपोर्टिंग करते रहते हैं और आपको कभी असली स्थिति का अंदाजा नहीं होता। इसलिए आज हमने ये तय किया कि हम श्रीनगर आएंगे, जम्मू कश्मीर आएंगे और आपको बताएंगे कि यहाँ के हालात क्या हैं, ग्राउंड जीरो पर यहाँ के हालात क्या हैं। न्यूज में देख रहे हैं आजकल आता रहता है कश्मीर के बारे में। इतनी सेफ जगह है, इतने अच्छे रोड, इतना क्लीन। आप दिल्ली से यहाँ घूमने के लिए आ गए, क्यों? यहाँ का एनवायरनमेंट ऐसा नहीं है कि जैसे वहाँ प्रोजेक्ट किया जाता है, न्यूज़ वगैरह में दिखाया जाता है कि बहुत प्रॉब्लम है, बहुत प्रॉब्लम है। He questions those in power. चोर आपको कहा गया, नीच कहा गया, भस्मासुर, मौत का सौदागर, दुर्योधन, कभी आपको उसका बुरा लगता है? मैं इंसान हूँ, दर्द मुझे भी होता है, लेकिन मेरी कुछ जिम्मेवारियां हैं, इसलिए उस दर्द को पी जाता हूँ।
He questions those in protests. हम आपसे बात करना चाहते हैं, आपसे मिलने आए हैं। कानून की कॉपी लेकर आया हूँ ताकि मैं इनको पढ़ के बता सकूं कि इस कानून में क्या लिखा हुआ है। कैसे ये लोग हमारे खिलाफ एक ह्यूमन चेन बना के खड़े हो गए हैं। ऐसा लग रहा है जैसे हम कोई बाहर के लोग हैं। From global battlefields ये फ्रंट लाइन है और आपको दिखाएं सीरिया में जो युद्ध चल रहा है इस वक्त, to political war zones. ये लैंड माइंस की तरह एक्ट करते हैं। ये बैरल है 70 डिग्रीज तक ऊपर चली जाती है। He personifies the DNA of Z News. The genuine efforts made by Z News, particularly editor-in-chief of Z News and staff, needs appreciation as they have tried their level best to bring the actual truth on surface. कोर्ट डिसाइड करे। He believes in the business of profit. स्टॉक्स फोकस में बनते हैं और शेयरों में और ज्यादा डरना चाहते हैं। He believes the world is one. Today, the world's most populous beacon farm in America's national carrier. Of this virus, remember in He rules India's prime time. नमस्कार, मैं हूं सुधीर चौधरी और डीएनए में आपका स्वागत है। Sudhir Chaudhary is the sum and substance of Indian media. ये मेरा देश है, ये मेरे लोग हैं, ये हमारी लड़ाई है, ये हमारी जिम्मेदारी है। इसे ऐसे कैसे छोड़ दूं? क्योंकि जब आप मुस्कुराते हैं तो मैं मुस्कुराता हूं। जब आपका दिन अच्छा गुजरता है तो मैं भी सुकून से सोता हूं। और अब आखिर में देखते हैं कि आज के इतिहास में क्या लिखा है। मशहूर अभिनेत्री जोहरा सहगल का जन्म आज ही के दिन वर्ष 1912 में हुआ था। पारंपरिक मुस्लिम परिवार में जन्मी जोहरा सहगल ने लाहौर के क्वीन मैरी कॉलेज से पढ़ाई की थी। इसके बाद उन्होंने वर्ष 1930 में ब्रिटेन के एक कलाकार के साथ ट्रेनिंग की और फिर मॉडर्न डांस में प्रशिक्षण के लिए वो जर्मनी चली गई। जोहरा सहगल ने बाजी, सीआईडी, आवारा और 9-2-11 जैसी सुपरहिट फिल्मों के लिए कोरियोग्राफी भी की थी। वो जब 102 वर्ष की हुई तो उनकी उम्र भारतीय सिनेमा के संपूर्ण इतिहास काल से भी ज्यादा हो गई थी, क्योंकि भारतीय सिनेमा की पहली फिल्म राजा हरिश्चंद्र वर्ष 1913 में आई थी। वर्ष 2014 में जोहरा सहगल का निधन हुआ। देश के सिनेमाघरों और फिल्मों के क्षेत्र में अहम योगदान देने वाले जमशेद जी फ्राम जी मदन का जन्म आज ही के दिन वर्ष 1856 में हुआ था। जमशेद जी ने वर्ष 1919 में मदन थिएटर्स की शुरुआत की थी, जिसने वर्ष 1917 से 1937 के बीच 113 फिल्मों का निर्माण किया। जमशेद जी ने ही कोलकाता में एल्फिंस्टोन पिक्चर पैलेस का निर्माण करवाया था और बाद में चैपलिन सिनेमा के नाम से यह मशहूर हुआ। खास बात यह है कि बांग्ला अभिनेता उत्तम कुमार के पिता इसी थिएटर में प्रोजेक्टर चलाया करते थे। जमशेद जी को फादर ऑफ इंडियाज फर्स्ट सिनेमा हॉल भी कहा जाता है। दुनिया को नायलॉन का धागा देने वाले अमेरिकी रसायन शास्त्री वॉलेस ह्यूम कैरोदर्स का जन्म आज ही के दिन वर्ष 1896 में हुआ था। नायलॉन की खोज ड्यूपॉन्ट एक्सपेरिमेंटल स्टेशन लेबोरेटरी में 7 साल की रिसर्च के बाद हुई थी। दूसरे विश्व युद्ध के दौरान जब रेशम की कमी हो गई तो उस समय दुनिया की कई सेनाओं में रस्सियां, टेंट और पैराशूट्स को बनाने में रेशम की जगह नायलॉन का इस्तेमाल किया जाने लगा। हालांकि समय के साथ नायलॉन का प्रयोग कपड़ों और फूड पैकेजिंग में भी होने लगा। और वर्ष 1981 में आज ही के दिन कंप्यूटर माउस दुनिया के सामने पहली बार रखा गया था। ये कंप्यूटर्स की दुनिया का एक बहुत बड़ा और क्रांतिकारी कदम था। माउस को मशहूर कंपनी जेरोक्स ने लॉन्च किया था। बाद में इसका इस्तेमाल पर्सनल कंप्यूटर्स में होने लगा। हालांकि माउस का आविष्कार एक्सपेरिमेंटल पॉइंटिंग डिवाइस के रूप में वर्ष 1963 में ही हो चुका था और अमेरिकी इंजीनियर डगलस एंगलबार्ट ने इसे दुनिया के सामने रखा था। तो डीएनए में आज इतना ही। अब आपसे हमारी मुलाकात होगी कल रात 9 बजे। तब तक आप खुश रहिए, सुरक्षित रहिए, स्वस्थ रहिए और हमेशा याद रखिए, वर्तमान में जीना दुख में भी मुस्कुराने की कला का नाम है। इसलिए
भविष्य और अतीत की चिंता छोड़कर वर्तमान से मित्रता कीजिए। नमस्कार।